हेलो नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? क्या हालचाल आप सभी के? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एग्रोनॉमी क्रॉप प्रोडक्शन में वीट क्रॉप को, यानी कि गेहूं की क्रॉप को हम डिस्कस कर रहे थे। जो हमारी पिछली क्रॉप क्लास थी उसमें हमने इस क्रॉप को लगभग 40 से 50% खत्म कर लिया था। क्योंकि ये क्रॉप जो है बहुत ही बड़ी है और इससे आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस क्लास को हम इस तरीके से करेंगे कि कोई भी प्रश्न जब हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो हमें ऐसा ना हो कि हम वहां पर ब्लैंक कर जाएं, हमें पता ना हो उस क्वेश्चन के बारे में। तो डिटेल में सारी चर्चाएं होंगी और सभी एक बार अपना जोश होश दिखा दीजिए, कैसी चल रही है प्रिपरेशन लिख दीजिए, कैसे हो आप सभी। चलिए प्रवीण जी गुड मॉर्निंग आलोक गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करेंगे अपनी इस क्लास को और बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कशन होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको जो करवाया था उसको थोड़ा रिवीजन भी हम लोग करेंगे। क्या क्या आपको वहां पे हो सकती है कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी हो, लेकिन अगर आपने ध्यान से उस लेक्चर को करा होगा, कंप्लीट किया होगा, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग एक बार सभी लोग, अपना जोश और बता दीजिए पिछली क्लास से कोई आपका डाउट तो नहीं है, कुछ ऐसा जो आपको समझ ना आया हो। और कुछ आसान क्वेश्चन मैं आपको पहले तो प्रश्न पूछूंगा, देन आपको आंसर करना है और फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग हितेश, गुड मॉर्निंग। चलिए अच्छा, हम बात कर रहे थे पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने वीट को लगभग डिस्कस कर लिया था। क्लासिफिकेशन तक हम पहुंच गए थे। मैंने आपसे कुछ फ्लोरल डायग्राम बनाया था और वहां पे कुछ चीजें आपको मैंने वहां पे समझाई थी। अब आपसे मेरे प्रश्न कुछ रहेंगे, आप उनको फटाफट बताने का प्रयास करना। कि एक मैंने संरचना आपको बताई थी AWN, ओन जिसको कह रहे थे, और जिस ई को हमने हिंदी में सीकर बोल दिया था। ठीक है, बताइए ये किस पार्ट से अटैच रहता है। नमस्ते सभी को। चलिए गुड मॉर्निंग। आज का क्लास जोश से भरा है। बहुत सही प्रवीण जी, जोश और होश बना रहना चाहिए, है ना। क्लास में अगर कहते जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। चलिए बताइए, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, आप सभी आंसर देंगे फटाफट। कि जो ओन होता है, हमने आपको फ्लावर में दो पार्ट बताए थे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। एक तो था लेमा, एक था पेलिया। अब जब लेमा और पेलिया की मैं बात आपसे कर रहा था तो बताओ एक ओन जो संरचना थी जो इस तरीके से अटैच थी, ये किस पार्ट से अटैच थी? बताओ फटाफट। लेमा, सभी का आंसर आ गया, बहुत सही, बहुत बढ़िया ऑफिसर्स। चलिए लेमा से कनेक्ट था, अच्छा ठीक है। एक और प्रश्न, दूसरा मैं आपसे प्रश्न पूछ के चलूंगा। चलिए बताइए, जो फ्लैग लीफ होती है, फ्लैग लीफ के बारे में डिस्कशन हुआ था। फ्लैग जो लीफ होती है इसका रोल क्या होता है, ये काम क्या करती है? गेहूं में जब फ्लैग लीफ की बात करें या हम सीरियल्स में फ्लैग लीफ की बात करें तो इसका मेजर काम क्या रहता है? कौन सा इसका इंपॉर्टेंट जो वर्क है ये आपको देखने को मिलता है? बताओ। सभी लोग का आंसर आ गया है, अकृति, हितेश, आलोक, मेधा, मानवी, सूरज। चलिए सभी का सही है, लेमा सभी का सही है। ठीक है, अब मैंने दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा कि जो फ्लैग लीफ है, अच्छा हिंदी वाले स्टूडेंट्स उनके लिए भी मैं करवाता चलता हूं साथ साथ, इसको आप झंडा आकार की पत्ती कहते हो क्या? इसको झंडा आकार की पत्ती कहते हैं। ठीक है, झंडा आकार की पत्ती हम लोग इसको कह देते हैं। ठीक है, इसका मेजर रोल क्या होता है, क्या इसका काम है? इसका मेजर काम क्या है मेधा, लेमा? चलिए फटाफट इसका भी आंसर लिख दीजिए आप लोग। फ्लैग लीफ, फ्लैग लीफ मैंने बताया था जैसे कि ये हमारी जो ये जो संरचना हमको देखने को मिल रही है इसको हम क्या कह रहे थे? इसको हम रेचिस कह रहे थे। ठीक है, रेचिस कह रहे थे। और रेचिस जो हमारा है, यानी कि यहां से अगर ये प्लांट यहां से खत्म हो रहा है, यहां से ईयर हमारा निकल रहा है, तो ईयर के सबसे नीचे, मतलब ईयर से जो अगर नीचे हम जाएं तो सबसे पहली जो पत्ती हमको देखने को मिलेगी, इसी को हम क्या है, फ्लैग लीफ कह रहे थे। और फ्लैग लीफ का रोल क्या था बताइए? क्वालिटी ऑफ ग्रेन, बिल्कुल इनडायरेक्ट वो रोल प्ले करता है। प्रकाश संश्लेषण, बहुत सही हिंदी में लिखा है लेकिन आंसर बहुत सही लिखा है, प्रकाश संश्लेषण, या हम कहें फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस, क्योंकि आप सभी ऑफिसर्स हो, सिर्फ फोटोसिंथेसिस कहने से आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की बात करें, जो फ्लैग लीफ है, झंडा आकार की पत्ती है, लगभग 56% फोटोसिंथेसिस करती है। और आप सभी जानते हैं अगर आप को भोजन करना है तो आप क्या करोगे? माता श्री के पास पहुंचोगे। अगर पौधे को भोजन चाहिए,
है ना, तो वो क्या करेगा, फ्लैग लीफ से लेगा, ग्रेन की क्वालिटी इंक्रीज होगी, ग्रेन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। एक और प्रश्न बता दो, जो फोटोसिंथेसिस की हमने बात की है कि जो ओन है हमारा, ये कितना फोटोसिंथेसिस करता है, ये भी कुछ ना कुछ परसेंट करता होगा फोटोसिंथेसिस। देखो प्लांट जब भी प्रकृति में बना है तो हर एक पार्ट का इंपॉर्टेंट रोल देखने को हमको मिलता है, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो ओन हो, चाहे वो लेमा हो, चाहे वो पेलिया हो, चाहे वो ग्लूम्स हो, चाहे वो ऑरिकल्स हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो क्लम हो, चाहे वो क्राउन रूट इनिशिएशन रूट्स हो, सेमिनल रूट हो, परमान, हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ रोल आपको देखने को मिलता है। आप सर प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में लिख रहे थे तो गाइडलाइन अलाउ नहीं कर रही थी। अच्छा, कौन सी गाइडलाइन नहीं अलाउ कर रही थी, बताओ। ये ओन जो है ये लगभग लगभग आपको 12% फोटोसिंथेसिस करता हुआ नजर आता है, इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपने जो पढ़ा था वो आपको याद है। यील्ड इंक्रीज होती है, बिल्कुल सही अंकुश ने लिखा है, शिवांगी ने लिखा है फोटोसिंथेसिस, डन। चलिए, तो यानी कि आप डिस्कशन करके आए हैं, थोड़ा पढ़ के आए हैं। एक और प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, वो प्रश्न ये है कि ये बताओ, प्रश्न है कि इंडिया में वीट को ग्रो करने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, बताओ। इंडिया में अगर हम बात करें, भारत में जो वीट हम लोग उगा रहे हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, उगाने का किसको जाता है, पुर्तगालीज को जाता है क्या, ब्रिटिश को जाता है, या फिर कह सकते हैं हम कि जो ग्रीक लोग थे उनको जाता है, या फिर आर्य लोग थे इनको जाता है, या फिर पाकिस्तान वालों को जाता है, बताओ किसको जाता है, बताओ फटाफट बताओ। Flag leaf is responsible for 46% photosynthesis and own 20। बिल्कुल सही, मैदान लिख दिया है पूरा, देख लो, है ना। नोट्स भी आप बनाते ही चल रहे हो एक हिसाब से, जो लिखते जा रहे हो तो यानी कि नोट्स भी साथ साथ बनते जा रहे हैं। बताओ, भारत में जो वीट है इसको ग्रो करने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, बताओ फटाफट, समझ गए। तो ये किसको जाता है, मैंने बताया भी आप सभी को था कि वीट को इंडिया में ग्रो करने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, आर्य को जाता है, आर्यंस। ठीक है, जो आर्य लोग थे इनको जाता है इंडिया में वीट को ग्रो करने का श्रेय। बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, आई थिंक आप सभी के आंसर जो थे करेक्ट थे। चलिए, डिस्कशन हमारा चल रहा है वीट के अराउंड, और लगभग हमने जो पोर्शन कवर अप कर लिया है उसको एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पोर्शन हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, इसमें सारी चीजें मैंने बता दी। किसी प्रकार का किसी का डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछना, ठीक है, ताकि दोबारा आपको वो चीज पढ़नी ना पड़े। एक बार पढ़ लो, टाइम अपना यूटिलाइज अच्छे से एक ही बार में कर लो। ठीक है, हमारा क्लासिफिकेशन हो गया था। क्लासिफिकेशन में हमने सभी के जो मेजर इंपॉर्टेंट फीचर्स है उनको डिस्कस कर लिया, चाहे वो क्रोमोसोम नंबर हो, चाहे वो जीनोम हो, या फिर उससे कुछ इंपॉर्टेंट बनने वाली डिश हो, सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। टिटकम बलगीर के बारे में समझा था कि सॉइल में उगाया जाता है, अच्छा तो एलुवियल सॉइल्स अच्छी होती हैं। किससे माइक्रोनी बनाई जाती है, तो टिटकम ड्यूरम से बनाई जाती है, हमने पढ़ा था, इसको हम माइक्रोनी वीट कहते हैं। टिटकम डाइकोकम जिसको इमर वीट कहते हैं, ये भी पढ़ लिया। अच्छा, कितना प्यारा हमारा वीट लग रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, ये छोटा सा जो वीट है ना, तो इसको हम क्या कह रहे थे, ये कौन सा हमारा वीट था, ये क्लब वीट था। ठीक है, जिसको इंडियन डॉर्फ वीट कह रहे थे। अच्छा, इतना हमारा पोर्शन हो गया था। इस इतने पोर्शन में अगर किसी को सर रेचिस बता दीजिए, अच्छा रेचिस आप कह रहे हो, रेचिस आपको बता दें, चलो ठीक है। प्रश्न वैसे तो ये सब आंसर आपको बाद में देने चाहिए, लेकिन कोई नहीं, आप पूछते हो तो मना नहीं करेंगे आपको। ठीक है, ये जो संरचना होती है जिगजैग संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, गेहूं का जो आपको पता है इन्फ्लोरेसेंस क्या है, ईयर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हेड कह रहे हैं, और हम इसको क्या कह रहे हैं, स्पाइक कह रहे हैं, और हम इसको क्या कह रहे हैं, और इसको क्या कह रहे हैं हम, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट भी कह रहे हैं। ठीक है, स्पाइक ऑफ स्पाइक कह रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं, अनुसूकिकाओं की सूखी कह रहे हैं। क्या, अनुसूकिकाओं की सूखी कह रहे हैं। ये आपकी जो बुक है 11th क्लास की एग्रीकल्चर की बुक, अनुसूकिकाओं की सूखी भी हम इसको कह रहे हैं, तो उसमें यही शब्द दिया है, अनुसूकिकाओं की सूखी। और यही पूछा भी गया था मेरे एग्जामिनेशन में, 12th के एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो इस तरीके से आप देखते होंगे वीट का जो ईयर होता लगा होता है, और इस तरीके से कुछ ग्रेन अटैच होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो आपकी स्पाइकलेट्स होती हैं वो अटैच होती हैं। तो जो जिग का मतलब होता है जेड आकार की, इस तरीके से अगर संरचना बन रही है तो जिग जैग। एक आपने पढ़ा होगा ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट अगर आप समझते हैं, टिंडल प्रभाव अगर आप समझते हैं, तो उसमें क्या होता है, जिग जैग। सॉइल में हम कैसे वो लेते हैं सैंपल, तो कैसे लेते हैं, एक यहां से लेंगे, एक यहां से लेंगे, एक यहां से लेंगे, एक क्या करेंगे, इस तरीके से जिग जैग पैटर्न फॉलो करके हम सॉइल सैंपल लेते हैं। तो जिग जैग जो संरचना होती है, इसके ऊपर दाने आपको ग्लूम्स,
ठीक है, ये आपको नजर आते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं रैचेस। ठीक है, आपसे क्वेश्चन, सर चैट ब्लॉक क्यों नहीं सवाल करने देता है प्रवीण, कहाँ चैट ब्लॉक है, आ तो रहे हैं आपके कमेंट्स सामने दिख रहे हैं मुझे। मेरे साथ ही होता है कभी कभी, क्या हो गया मेरा, ये सृष्टि आता है। आप आपस में बातें करते हो क्या, आपस में बातें नहीं करने देता, ये तो अच्छी बात है अगर आपस में आपको बातें नहीं करने देता, है ना। और कोई मेजर समस्या, ये समस्या नहीं है, हाँ, जेन्युइन समस्या हो बताओ, ये तो आप आपस में फिर अब गलत डायरेक्शन में चले जाओगे अगर आपस में बातें यहाँ करोगे। चलो ठीक है, ये समझ आ गया, कोई बात हो तो बताना बिल्कुल, है ना। अगर ऐसा कुछ है, आपके कमेंट्स नहीं आते तो फिर आप बता सकते हो। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था, और कुछ किसी का प्रश्न कोई, हम कुछ वर्ड नहीं लेता, अच्छा कुछ वर्ड्स नहीं लेता होगा, अच्छा ओ ऐसा है। अब वर्ड्स उन्होंने ऐसा, देखो कंप्यूटर, अगर आप लोग कंप्यूटर तो पढ़े हैं कुछ लोग यहाँ पे, नाबार्ड बैच वाले, तो उसमें बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर में हम कीवर्ड्स डालते हैं, जिनको आप वर्ड्स कहते हैं उसको कीवर्ड कहते हैं कंप्यूटर में। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक सबसे अपर मोस्ट क्लास में पहुंच जाते हैं लोग, उनको लगता है कि हम क्या हैं, डूड है, डूड। तो डूड ना कुछ ऐसे वर्ड को प्रयोग करने का दुसाहस करते हैं जो नहीं प्रयोग होने चाहिए, तो उनको कीवर्ड ब्लॉक कर देता है। गूगल भी ब्लॉक करता है अभी तो, है ना। सर क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, अच्छा क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट नहीं समझ, सर कमेंट करके टाइम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, चलो ठीक है करते हैं डिस्कशन। आपको क्रोमोसोम वाला कॉन्सेप्ट मेरा मैं समझाता हूं, ठीक है, इसको लगा ले क्लास को, फिर हम कंफर्म करा देंगे। तो यहां तक हमारा पोर्शन जो था वो कवर हो गया था। अच्छा इसको एक बार देख लेना, इस क्षेत्र में बेसिकली वही है जो पढ़ाया था, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहां से क्वेश्चन आते हैं, इस टेबल से लगभग आपको आरपीएससी अभी जो हाल एग्जाम हुआ है, ठीक है, एक डब्ल्यू वाला एक एग्जाम हुआ था, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का 2 बार एग्जाम हुआ है, उसमें भी क्वेश्चन आए हैं। यूपी कैडेट एक यूपी में एग्जामिनेशन होता है, वहां भी क्वेश्चन आए हैं इस टेबल से। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपका सीयूईटी में भी क्वेश्चन इस टेबल से आए हैं, और आपका जेआरएफ, ठीक है, जेआरएफ और एसआरएफ तक, यहाँ पर एएसआरबी का नेट भी आप दे रहे हो तो बिल्कुल, और एफओ या नाबार्ड की हम बात करें तो बिल्कुल यहां से क्वेश्चन बनने के आसार आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद क्या करना है वो मैं बता दूंगा, पूरी टेबल नहीं याद करनी है। अब क्या याद करना है, ठीक है, तो मैंने आपको सारे वीट बता दिए, ठीक है, टिडिकम एस्टिबम, टिडिकम बल्गेरिया, टिडिकम ड्यूरम, टिडिकम मोनोकोकम, टिडिकम एल्जियोस्पाइर, टिडिकम स्पेल्टा, टिडिकम बायोटिकम, टिडिकम, बहुत सारे टिडिकम मैंने बता दिए। अब उनसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर कितना, या तो पूछ देगा या फिर आपसे पूछ देगा कि इस वीट का नाम क्या है, ठीक है, इस वीट का नाम क्या है, या फिर ये तो गलत बात है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं आपको लिखने दे रहे हैं तो ये तो गलत बात है। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं फिर आपकी बात सुनेंगे। तो यहां पे बेसिकली अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे वीट हैं जिनमें हमें हेक्सापोलाइट कंडीशन देखने को मिलती है, और हेक्सापोलाइट कंडीशन कौन सी है, 2n इक्वल टू 6x इक्वल टू 42 देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपकी हेक्सापोलाइट कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो हेक्सापोलाइट कंडीशन कौन कौन से ऐसे वीट की स्पीसीज है जिनमें देखने को मिलेगा, तो पहला तो आप जानते ही हो कौन सा है, मैक्सिकन डॉट बीट है, जिसको हम टिटिकम एस्टिबम कह रहे हैं। दूसरा याद रखना जो हमारा क्लब बीट है, टिटिकम कंपेटिकम, ठीक है, टिटिकम कंपेटिकम, इसमें भी आपको हेक्सापोलाइट कंडीशन देखने को मिलेगी। तीसरा हमारा हो गया ब्रेड बीट, जिसको हम टिटिकम बल्गेर कह रहे हैं, यहां पे भी हेक्सापोलाइट कंडीशन देखने को मिलेगी। फोर्थ आता है हमारा स्पेल्टा, ठीक है, स्पेल्टा बीट, जिसको टिटिकम स्पेल्टा कहते हैं। देखो नाम सभी मैच कर रहे हैं आपस में, थोड़ी थोड़ी चीजें अपना ट्रिक बना लेना, नहीं तो मुझे बता देना, नहीं बन पाया मैं बना के दे दूंगा। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ आता है मोंचा बीट, ये पूछा गया है बीएचयू में, पूछा गया था, बीएचयू सेपरेट एग्जाम कराता था, ठीक है, अभी तो सीयूटी करवा रहा है, सीयूटी के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन ये भी पूछा गया है मोंचा बीट। तो टिटिकम मोंचा होता है, इसमें भी आपको जो पोलाइडी लेवल है 2n इक्वल टू 6 इक्वल टू 42 मिलता है, यानी कि हेक्सापोलाइट कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे आते हैं जिनमें हमको कंडीशन देखने को मिलती है, कैसी, डुप्लाइड, डुप्लाइड तो नीचे मिलेगी, टेट्रापोलाइड। टेट्रापोलाइड का मतलब है कि जो यहाँ पे क्रोमोसोम आपके हैं 2n इक्वल टू कितना देखने को मिल रहा है, 28 आपको देखने को मिल रहा है। 28 किस किस में 28 है, तो एक तो आपका टिटिकम कौन सा हो गया, डाइकोकम हो गया, ठीक है, मैक्रोनी बीट तो उसी में चला गया आपका ऊपर, ठीक है, इमर बीट हो गया एक फर्स्ट हमारा, सेकंड हो गया हमारा परसियम हो गया, और फोर्थ हमारा जो थर्ड है हमारा थर्ड, ये आपका पोलार्ड वीट हो गया, पोलार्ड वीट, ठीक है, पोलार्ड ये क्रिकेट वाले नहीं है, ये पोलार्ड वीट वाला है। तो इमर वीट, टिटिकम डाइकोकम बताया था आपको, टेट्रापोलाइड है वीट,
ठीक है। टेट्रिकम इसकी बात करें पर्सिकम की, टेट्रिकम पर्सिकम है, टेट्राबोलाइड ए भी है, पोलार्ड वीट ये भी टेट्रिकम टेट्रिकम है, ठीक है। इसमें भी क्रोमोसोम 28 देखने को मिलेंगे, ठीक है। 28 दो आपकी स्पीसीज और है, एक आपका इनकॉन है और एक आपका मोनोकोकम है, ठीक है। इनकॉन बीट को टेट्रिकम मोनोकोकम कहते हैं, टेट्रिकम एंजियोस्पर्माइड कहते हैं, ठीक है। ये आपकी वाइल्ड स्पीसीज है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंडीशन जो मिलेगी डिप्लॉइड देखने को मिलेगी, मैंने बताया भी था पीछे अगर स्लाइड में आप जाओगे, दो मोनोकोकम बीट है, एक तो आपका कौन सा इनकॉन बीट, दूसरा हमारा टेट्रिकम स्फेरोकोकम है, ठीक है। दूसरा हमारा टेट्रिकम स्फेरोकोकम है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो ये हमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे इस स्लाइड से, आपको याद करना रहेगा। अच्छा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टिक लगाते चलिए, ठीक है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनको तो मैं टिक लगा ही दे रहा हूं। इसमें आपको याद करना जो है, जो मुझे लगता है कि हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको मैं बिल्कुल हाईलाइट यहां पे कर दे रहा हूं। एक तो आपका मैक्सिकम, ये तो पता ही होगा। दूसरा मोंचा लिख लो क्योंकि आया है, ड्यूरम भी लिख लो और इनकॉन लिख लो, चार ये लिख लो और इमर एक, इतने तो याद कर लो अगर याद नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर ओरिजिन ऑफ वीट की हम बात करेंगे कि पहले जो वीट था, ये वीट हमको हेक्सापोलाइट नहीं देखने को मिल रहा था, ठीक है। अभी जो कंडीशन मिल रही है 2n इक्वल टू 6x इक्वल टू 42 देखने को मिल रही है, ये पहले नहीं था। ये जो वीट अभी हम खा रहे हैं, जो वीट हम आप उगा रहे हो, तो ये कैसा था, पहले वाइल्ड नेचर में था। कैसे इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है। बहुत सारे इसमें म्यूटेशन देखने को मिले, हमें कम से कम 2 से 3 बार म्यूटेशन देखने को मिले, ठीक है। टिटिकम ड्यूरम का 28 ही है, सही तो है। टिटिकम ड्यूरम का 28 में क्या है, गलत दिया गया। टिटिकम ड्यूरम, अच्छा टिटिकम ड्यूरम इसमें दे दिया इन्होंने, टिटिकम ड्यूरम यहाँ पे आएगा, ये यहां तक कर लो इसको, ठीक है। ये 28 ऐसे इस तरीके से, ये अलग कटना भूल गया, 28 लिख लो इसमें, 2n इक्वल टू 28 ड्यूरम है तो 28 ही आएगा ना, ठीक है। ये सेकंड टाइम क्रॉस हुआ था। इसमें दो पद्धति अपनाई जाती है, जब हम इसको क्रॉस कराते हैं तो दो पद्धति अपनाते हैं। पहले तो वाइल्ड का क्रॉस हुआ और ड्यूरम बना, ठीक है। मोनोकोकम का अभी बताऊंगा, पूरा आपको हिस्ट्री बताऊंगी इसकी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं पहले, नहीं तो यहाँ से हमारा पूरा हो नहीं पाएगा आज। चलो हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। ये उगाया कहां कहां जा रहा है, ये उगाया कहां कहां जा रहा है और कितना एरिया है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है कहां। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है वर्ल्ड, यानी कि विश्व में। जब गेहूं को हम उगा रहे हैं तो विश्व में किस देश में इसको सबसे ज्यादा उगाया जाता है, और देश में सबसे ज्यादा पहले तो उगाया जाएगा। दूसरा रहेगा कि किसका प्रोडक्शन ज्यादा है, किसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। ध्यान सुनना इधर अभी। तो प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, ये नया डाटा है, ठीक है। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की अगर हम बात करूं, चाइना फर्स्ट प्लेस पे है, इंडिया सेकंड प्लेस पे आता है, ठीक है। अच्छा, एरिया की बात करोगे तो इंडिया हमारा जो है ये आ जाएगा फर्स्ट पे, चाइना पहुंच जाएगा सेकंड पे, ठीक है। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करोगे, ये क्या होता है, उत्पादकता। उत्पादकता सभी को पता है, किसी को ना पता हो तो बता दो। उत्पादकता क्या होता है, किसी भी पर यूनिट एरिया में हमको कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादकता, या हम कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी कह देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया में कितना मिल रहा है, तो वो हमारा उत्पादकता होता है, ठीक है। यूके की सबसे ज्यादा है हाल फिलहाल में, अभी के डाटा के अकॉर्डिंग यूके आप याद रख सकते हो, यूके और जर्मनी, ठीक है। फर्स्ट पे यूके, सेकंड पे जर्मनी है। फिर आता है भारत, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब भारत की अगर आप लोग बात करोगे, तो भारत में अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, ठीक है, लेटेस्ट डाटा है, कोई कंफ्यूज मत करना, यही आपका सत्य है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश राज्य है, ये आपका प्रोडक्शन में फर्स्ट पे है। दूसरे पे आता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तीसरे पे आता है पंजाब, ठीक है। पंजाब का प्रोडक्शन डाउन हुआ है, याद रखना, तीसरे पहुंच गया। फिर बात करेंगे एरिया, तो एरिया उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि राजस्थान का वैसे तो हो जाएगा, लेकिन गेहूं ग्रोइंग की बात करें, गेहूं जहां उगाया जाता है, उसमें आपका जो उत्तर प्रदेश का एरिया है सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरे पे आपका मध्य प्रदेश और तीसरे पे पंजाब मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहीं अगर आप बात करोगे उत्पादकता की, किसकी, उत्पादकता की अगर आप लोग यहां पे डिस्कशन करोगे, तो फिर आपका जो पंजाब स्टेट है, ये फर्स्ट पे दिखाई देगा, ठीक है। और पंजाब की जो प्रोडक्टिविटी है, हाई नहीं, मोस्ट हाई देखने को मिलती है, लगभग कितना, 47.12 कुंटल प्रति हेक्टेयर देखने को मिलती है, ठीक है, ठीक है। इतना समझ लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और अगर बात करें एवरेज प्रोडक्टिविटी की, इंडिया में एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात करें कि यानी पूरे भारत में जो गेहूं उगाया जा रहा है, इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो लगभग 37 कुंटल तक जाता है हमारा, ठीक है, एवरेज। लेकिन पंजाब का 10 कुंटल ज्यादा, 47 कुंटल प्रति हेक्टेयर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो, कोई भी कंफ्यूजन हो किसी का, अगर स्लाइड में कुछ लग रहा है, इस बोरो को लिख रहा है हेक्सापोलाइड है सर, ठीक है। मैं अभी देख लूंगा एक बार स्लाइड को फिर से भी, ठीक है। हो सकता है जब टेबल को आपस में मर्ज किया गया तो गलत मर्ज हो गई हो, वो चीज मैं बता दूंगा, ठीक है सर। हाउ टू नो दिस,
अच्छा, इसके पोलैरिटी लेवल को हम चेक करते हैं। कैसे तुम्हें पता करना है कि हेक्सापोलाइड है या टेट्रापोलाइड है या मोनोकोकम है, ठीक है, तो वो कैसे चेक करते हैं, उसमें जीन कैसे पाए जा रहे हैं, जेनेटिक पे जाते हैं, जेनेटिक फ्यूजन पे, ठीक है। हाँ, जेनेटिक रिसर्च है, बिल्कुल आकांक्षा ने सही लिखा, ठीक है, वो बता दूंगा वो भी। चलो ये समझ गए, अब आगे बढ़ो। क्लाइमेट में आता है कि जलवायु कैसी हुआ जाता है। पहले तो आप सभी जानते हो कि कैसा है, गेहूं कैसा है, तो रबी है, ठीक है, रबी रबी ऋतु में उगाया जाता है। रबी ऋतु के फीचर क्या होते हैं, यहाँ पे कैसा मिलेगा आपको, टेम्परेचर कैसा होगा, अक्टूबर नवंबर में क्या है, स्टार्ट कब होता है, अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है आपका, अक्टूबर और नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कंडीशन जो देखने को मिलेगी ये पहले तो कोल्ड मिलेगी, ठीक है, और जब पकेगा तो कैसा होगा, हॉट होगा, ठीक है, यानी कि गर्म दशा तब देखने को मिलेगी। कैसा है वीट, तो C3 प्लांट है, ठीक है, C3 के साथ साथ लॉन्ग डे प्लांट है, याद रखना लॉन्ग डे प्लांट है। जितने भी अभी में आपको प्लांट देखने को मिलते हैं मोस्टली आपको कैसे लॉन्ग डे प्लांट देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन आते हैं टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर एक तो होता है बेस टेम्परेचर, बेस टेम्परेचर होता है, फिर जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर होता है, फिर ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए टेम्परेचर होता है, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए ग्रोथ होता है, ग्रोथ के लिए टेम्परेचर होता है, सॉरी। अच्छा, हम डिस्कशन कर रहे हैं टेम्परेचर का। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी आप वीट को ग्रो करोगे, वीट को ग्रो करोगे तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, जब जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, जर्मिनेशन अगर बहुत ही अच्छा आपको लेना है तो क्या करोगे, बेस टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा आप जाओगे। अब बेस टेम्परेचर की अगर हम बात करें क्या होता है, तो बेस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे अगर पहुंच गया तापमान तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, कोई भी प्लांट बेस टेम्परेचर के नीचे ग्रो नहीं करता। अगर आप बात करेंगे वीट के केस में कितना होता है बेस टेम्परेचर, तो याद रखना कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिल जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस से अगर यह 3.9 डिग्री सेल्सियस तक चला गया तो कहीं ना कहीं जो आपका जर्मिनेशन है इफेक्ट करेगा, जर्मिनेशन जो है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। चलो, अच्छा, फिर आता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर सोइंग के लिए। अगर आप बुआई कर रहे हो तो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होना चाहिए लगभग लगभग आपका मतलब पूरा टेम्परेचर ये सोइंग के लिए 12 से 34 तक जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। स्प्राउटिंग जो सबसे बढ़िया देखने को मिलती है इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आपको कहीं ना कहीं छप जाए इस बार, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो स्प्राउटिंग होगी, ठीक है, स्प्राउट सबसे अच्छे निकलेंगे वो 20 से 25 पे निकलेंगे। और अगर बात करूँ ग्रोथ सबसे अच्छी किस पे होगी, तो 20 डिग्री तापमान हो और साथ साथ अच्छी खासी जो कहते हैं कोहरा पड़ता है, ठीक है, कोहरा अच्छा खासा पड़े, 20 डिग्री तापमान बना रहे, तो ये पूछा जा सकता है सर। हाँ, बिल्कुल पूछा जाता है मानवी, ठीक है। ओ बट 2 and 4 6 कैसे हुआ ये सर थोड़ा, ठीक है, मेदा वो बताता हूं मैं, ठीक है, इसको कर लूं, एक और बताओ तो सवाल पूछे चलो मैं देख रहा हूं, तब तक आपका टॉपिक भी होता जाएगा, ठीक है। तो बेस टेम्परेचर आपको बता दिया, सबसे न्यूनतम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर ये आपका पूरी ग्रोथ के लिए, ठीक है, स्प्राउटिंग आपका 20 से 25 होगा, और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो ग्रोथ के लिए होगा, ग्रोथ सबसे अच्छी होगी, ठीक है, वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। डन, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है रबी, बता दिया रबी सीजन में इसको ग्रो करते हैं। और एक और पूछता है कि पर मान चलो जब भी आप क्रॉप उगाते हो तो 1 हेक्टेयर में उगाओगे, 1 हेक्टेयर में कितना है, 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, ठीक है, 10,000 आपके स्क्वायर मीटर देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं पूछ दूं आपको 1 स्क्वायर मीटर में कितने प्लांट होंगे, 1 स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर मीटर में आपको कितने प्लांट देखने को मिलेंगे। बेसिकली गेहूं की बात करते हैं तो कैसा प्लांट है ये, टिलर, यहाँ पे टिलर निकलते हैं। और 1 स्क्वायर मीटर की अगर बात करोगे, 1 स्क्वायर मीटर की बात करोगे तो लगभग लगभग आपको 230 से लगभग 230 से 340 टिलर्स आपको पर स्क्वायर मीटर देखने को मिल जाते हैं, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या आगे आता है लीफ एरिया इंडेक्स। लीफ एरिया इंडेक्स बेसिकली हम लोग यहाँ पे गेहूं में काउंट करते हैं, 0.70 है अभी के लिए, ये याद रखते चलो कि लीफ एरिया इंडेक्स कैसे निकालते हैं, वो प्रोसेस आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। कैसे निकालते हैं लीफ एरिया इंडेक्स का मैं फार्मूला आपको बता दूंगा, फंडामेंटल्स में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, फंडामेंटल में आपने पढ़ा वही होगा कि लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है, कि टोटल लीफ का एरिया कितना है, अपॉन ग्राउंड का एरिया कितना है, दोनों मीटर में लेके 100 से डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं। तो आपको यही वैल्यू याद रखनी है कि कितना होता है, 0.70 आपको देखने को मिलता है 6 to 9 लीफ पर हम यहाँ पे इसको लेते हैं, ठीक है। चलो, सिक्स नहीं आकांक्षा, 6x नहीं है वो, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो खुद को कंफ्यूज मत करो। अगर खुद को कंफ्यूज कर लोगे ना एग्जामिनेशन में वो आपको बना रहता है। जब आप ज्यादा टाइम खुद को बताते हो कि नहीं ये होगा ये नहीं होगा, तो दिमाग भी आपका कहता है हाँ ठीक है आप बता रहे हो वही होगा। आप याद रखना है 2n इक्वल टू 6x इक्वल टू 42 होता है। अब आप कह रहे हो कि नहीं सर ये नहीं ये होता है आई थिंक, तो आई थिंक दिस इज नहीं होता है, आई थिंक तो कुछ होता ही नहीं, आप बता रहे हो। अब मैं बता रहा हूं कैसे होता है ये, अगर आप इसके डिस्कशन कर रहे हो नहीं आगे बढ़ पा रहा है टॉपिक दिमाग से, तो समझो कैसे होता है। ये क्या है ये बेसिक क्रोमोसोम नंबर है, 6x क्या है, तो ये बेसिक क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि एक क्रोमोसोम, यहाँ पे जीनोम कौन सा पाया जाता है, बताया था आपको जीनोम ए
वीवी और डीडी पाया जाता है, ये जीनोम पाया जाता है गेहूं में, ठीक है, गेहूं में ये जीनोम पाया जाता है। मैंने कहा कि 2n = 6x = 42 होगा, तो आप कह रहे हो नहीं सर 2n = 42 होगा, मैं प्रूफ करके देता हूं कैसे होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जब बात करोगे एक्स क्रोमोसोम अगर आपको निकालने हैं, यानी कि बेसिक क्रोमोसोम कितना होगा, ये एक्स जो है ये बेसिक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या करोगे 42/6 कर दोगे, 6 सते 42, यानी कि x = कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है, x = 7 हो गया। अब क्या करो, अब लिखो यहाँ पे 2n = ठीक है 2n = 6 × 7 कितना हो गया यहाँ पे 6 सते कितना हो गया 42, 2n = 42 अगर आप लोग कहो तो बिल्कुल सही है ये भी, और अगर आपको मैं बताऊं कहूं ये है तो ये भी सही है। ये क्या है, ये क्या है, ये एग्जैक्ट सही है, कहते नहीं अधम्य सत्य है, बिल्कुल आप निचोड़ ले जा रहे हो, अंदर टॉपिक की ओर चले गए, एडवांस लेवल में पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे कि नहीं ये कंडीशन सही है। और एमसीक्यू जब आपसे पूछा जाएगा तो ये तो सबको पता है 2n = 42 होता है, राइस में 24 होता है, वो सब बता दोगे, लेकिन ये आपको याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा एडवांस पढ़ो, थोड़ा ज्यादा पढ़ो औरों से, ताकि क्वेश्चन जब आए तो फिर आप यही करेक्ट करो, क्योंकि ऑप्शन में आपको देगा 2n = 6x = 42 है, या फिर देगा 2n = 7x = 42 है, फिर आप कहोगे सर ये तो बताया ही नहीं था, तो इसीलिए मैंने दोनों आपको बता दिया। अगर आप लिख रहे हो तो दोनों चीज सही है, लेकिन यहाँ पे ये आपको एक्स क्या है, ये बेसिक क्रोमोसोम डिवाइड करता है, ठीक है, ए बी बी डी डी जीनोम में डिवाइड होता है, बिल्कुल शिवांगी अभी सही है, ठीक है सभी का डन। कंफ्यूजन किसी का दूर हो गया कंफ्यूजन, अब हो किसी कंफ्यूजन बताओ, आगे बढ़े फिर, अब बढ़े, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर हमारा आता है जी जो सॉइल है, यानी कि जब गेहूं को हम उगाएंगे तो किस प्रकार की सॉइल में हम ग्रो करेंगे, तो सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, और वीट बेसिकली जो है, ठीक है, जो वीट है, अगर हम गेहूं की बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छी जो इसके लिए मृदा मानी जाती है जलोढ़ मानी जाती है, कौन सी, जलोढ़ मृदा कौन सी होती है, आपको पता होगा कि जो गंगा नदी या कह सकते हैं जो रिवर होती है, रिवर मान चलो ये कोई रिवर बह रही है, इसके बेसिन की, यानी कि जितनी भी मृदा होंगी इसके पास में जो पाई जा रहे होंगे, इसके तलछट में जो आ रही होंगी, वो सभी कैसी होंगी, जलोढ़ मृदा। तो अगर हम लोग बात करें, क्रोमोसोम में ज्यादा भटको नहीं, वो एक चीज याद रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा टॉपिक खत्म कर लोगे, है ना, और समझ नहीं आएगी आगे की चीजें, रुक जाओ, उसको छोड़ दो उसकी कंडीशन में, 2n = 6x = 42 याद रखो, डन खत्म। अब यहाँ पे आ जाओ, नहीं तो पूछ देगा क्या है, क्या बता ही नहीं पाओगे। तो जब हम बात कर रहे हैं मृदा की, तो जलोढ़ मृदा जिसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, क्या एलुवियल, हम लोग यहाँ पे इसको सॉइल को कह देते हैं। एलुवियल जो सॉइल होती है सबसे अच्छी मानी जाती है वीट के लिए, ठीक है, वीट के लिए सबसे अच्छी जो मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि जलोढ़ के अलावा आपसे पूछता है कि वीट का सबसे ज्यादा एरिया किस प्रकार की सॉइल में देखने को मिलता है, तो जो जलोढ़ मृदाएं हैं जिसको हम एलुवियल कह रहे हैं, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर एलुवियल सॉइल नहीं है तो आपके आंसर में क्लोम, जो लोम है, लोम में भी क्ले लोम आपको दे सकता है, ठीक है, लोम कंडीशन सबसे अच्छी मानी जाती है। लोम बेसिकली अगर हम लोम को और थोड़ा समझने का प्रयास करें तो लोम ऐसी सॉइल होती है जिसमें क्या है, सैंड, सिल्ट और क्ले का इक्वल प्रोपोर्शन हमको देखने को मिलता है, देखने को नहीं मिलता है, ये वो बिहेव करती है कि हम बराबर हैं, लेकिन जब जेनेटिक पे जाओगे, जब देखोगे कि क्या इसमें सैंड सिल्ट बराबर है, तो आपको नजर नहीं आएगा, उसका जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर है वो तो बिहेव करता है कि मैं इक्वल हूं, यहाँ पे सारी चीजें तीनों है, लोम, सिंड, जो आपका सिल्ट और क्ले और आपका सैंड है, इक्वल है, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहां समझ लेना, जो लोम है ये भी बढ़िया मानी जाती है, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो आपकी जलोढ़ देखने को मिलती है। पीएच 6.5 से 7.5 बहुत अच्छा है। लेकिन हम बात करें ड्यूरम बीट, जो ड्यूरम मैंने बताया था, ड्यूरम में आप क्या बताया था, 28 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो हैवी ब्लैक सॉइल होती है ये अच्छी देखने को मिलती है ड्यूरम के लिए, ठीक है। ड्यूरम के लिए क्या है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक में भी हैवी जो ब्लैक है, ठीक है, डन। फिर आता है आपका डेप्थ ऑफ सोइंग। तो डेप्थ ऑफ सोइंग बेसिकली जब गेहूं में हम ग्रो करते हैं तो क्या है, ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूं की डेप्थ है, सोइंग की डेप्थ है, किस पे डिपेंड करती है, सोइंग डेप्थ ऑफ वीट डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड ऑन, तो एक कोलियोपटाइल आपने पढ़ा होगा, कोलियोपटाइल पे ये डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन गेहूं में क्या है, हम सिंगल जीन, डबल जीन और हम ट्रिपल जीन वेराइटीज को ग्रो करते हैं। तो वहां से पूछा जाता है कि अगर गेहूं में आप नॉर्मल ग्रो कर रहे हो तो लगभग आप 4.5 या फिर 3.5 से 4.5 तक जा सकते हो, ये बेस्ट सोइंग आपको डेप्थ देखने को मिलती है। इसमें आपकी 3 वेराइटीज हम ग्रो करते हैं, कौन सी, एक हमारी सिंगल जीन है, दूसरी डबल जीन है और तीसरी है
आपकी ट्रिपल जीन, डबल जीन और सिंगल जीन। अगर आप ट्रिपल जीन ग्रो कर रहे हो तो आप 3 से 4 सेंटीमीटर पर ग्रो कर सकते हो। अगर आप डबल जीन ग्रो कर रहे हो तो 4 से 5 सेंटीमीटर ग्रो कर सकते हो। अगर आप सिंगल जीन ग्रो कर रहे हो तो 5 से 6 सेंटीमीटर पर इसको आप लगा सकते हो, इसको ग्रो कर सकते हो दाने को। ठीक है, चलिए डन। ये 3 लेयर डायग्राम समझाने के लिए लगा यहाँ पे, आप रुको तो पहले। बेसिकली जब हम बात करते हैं जीन की, ठीक है, तो जीन पूल कॉन्सेप्ट आपने जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में आप लोग पढ़ोगे, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में आप पढ़ोगे जीन पूल कॉन्सेप्ट होता है। तो जीन पूल में बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्सरी जीन होता है। ठीक है, अब यहां से आपको क्या पढ़ना है, पूरा डायग्राम तो याद करना नहीं, क्योंकि जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग इतना डीप में नहीं आना है आपको। ठीक है, तो आप याद रखो कि प्राइमरी जीन जो पूल है इसमें कौन कौन सी ऐसी वैरायटीज है जो कि आती हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो कि इसमें आती हैं, कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि प्राइमरी जीन पूल में आती हैं। स्पीसीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, कौन कौन सी स्पीसीज हमको देखने को मिल रही है जो कि हमारी प्राइमरी जीन पूल में आती है, तो ये याद रखना है। एक तो आपका टिटिकम एसिबम, दूसरा आपका टिटिकम कम्पेटिकम जिसको बताया मैंने ऊपर, टिटिकम स्पेल्टा, टिटिकम टर्डिगम, टिटिकम यूरेटम और टिटिकम बायोटिकम। ठीक है, याद रखना। और इनके सभी के आप जीनोम कंटेंट को याद रखना। टिटिकम एसिबम तो आपको याद रहेगा, टिटिकम कम्पेटिकम दोनों को साथ साथ याद कर लेना कि इनमें जीनोम ए बी बी और डी देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन और सभी में अगर ए सिर्फ मैं पूछ दूं ए कहां से आया तो आप बिल्कुल आंसर दोगे टिटिकम यूरोटम से आया। किससे? टिटिकम यूरोटम से आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि डी कहां से आया तो बताओगे कि कहां से आया, टाउशी। ठीक है, ये कहां से आया, टाउशी से आया। इस तरीके से याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कंबाइन करके ए और बी कहां से आया तो आप बताओगे कहां से आया, ये टर्जिडम से आया। ठीक है, टर्जिडम से आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। याद रखना कि प्राइमरी जीन पूल में कौन कौन सी आती हैं और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा स्पीसीज कौन कौन सी अंदर आती हैं। अच्छा, टर्चरी और हम बात करें सेकेंडरी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन एक बार मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया तो पढ़ते चले हम। ठीक है, सेकेंडरी में आपका जो इंपॉर्टेंट है टिटिकम मोनोकोकम है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ए कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है। और जो आपकी टर्चरी है इसमें आपको टिटिकम जो इलोंगेटम है, ठीक है, ये अभी पूछा गया नहीं, टिटिकम बल्गेर ये भी नहीं पूछा गया, लेकिन अभी यहाँ इससे क्वेश्चन आए हैं मोस्टली। तो याद रखना, एक बार आपको डायग्राम इसीलिए प्रोवाइड कर दिया गया है, देख लेना इसको। ठीक है सर, जीन पूल तो समझ गए बट ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी नहीं समझ आया। वो जरूरी भी नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी जब जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग मैडम आपको पढ़ाएंगी तो आपको समझाएंगी क्या जीन पूल होता है ना। सबसे पहले उसके लिए डोमेस्टिकेशन में जाना पड़ेगा हमको। डोमेस्टिकेशन जब हम कर रहे हैं तो डोमेस्टिकेशन में एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है, अडॉप्टेशन क्या होता है, फिर जीन पूल आपको ए लाइन बी लाइन आर लाइन पढ़नी पड़ेंगी। अभी छोड़ दो, अभी तुम्हें वो पढ़ना ही नहीं है। अभी सिर्फ तुमको याद क्या रखना है कि ये जो यहाँ पे मैंने डेप्थ बताई सोइंग की, अगर ट्रिपल जीन वैरायटी है तो कितने डेप्थ उसको शो करोगे, कितने डेप्थ उसको उगाओगे। दूसरा मैंने यहाँ बता दिया कि प्राइमरी जो जीन पूल है, सेकेंडरी जीन पूल है, बस इसको शब्द को याद रखो। और प्राइमरी जीन पूल में कौन कौन सी वैरायटीज आती हैं और उनमें जीनोम क्या क्या है वो याद रखना है। ठीक है, नहीं समझ आया? कौन सी स्पीसीज है, नहीं समझ आया? कौन कौन सी स्पीसीज नहीं दिख रहा है क्या? देखो लिख दे रहा हूं, प्राइमरी जो हमारा जीन पूल है, ठीक है, प्राइमरी जो जीन पूल है यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटीज आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे एक तो आपको एस्टिबम देखने को मिल रही है। ठीक है, एस्टिबम देखने को मिल रही है। दूसरी आपको कंपेटिकम देखने को मिल रही है, अभी पीछे बताया था ना, यही कंपेटिकम आपको देखने को मिल रही है। तीसरी आपको स्पेल्टा देखने को मिल रही है। ठीक है, ये इतना डीप में नहीं आएगा, मैं पढ़ा दे रहा हूं आपको। फिर टर्जिडम आएगा, टर्जिडम आएगा। ठीक है, टर्जिडम, फिर उरेटम आएगा, उरेटम आएगा, फिर टाउस्ची आएगा। ठीक है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना परेशान ये बहुत ज्यादा हुआ मत बनाओ इसको। ये ना ये ASRB लेवल की चीजें हैं, वो आपको इसलिए दे रहा हूं कि कहीं अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ ले तो कुछ तो याद रहे आपको। जीन पूल तो याद रहे कि हाँ होता है भी, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इतना डीप में नहीं जाएगा। आपको ASRB क्लियर नहीं करना, चलो छूटे ना कुछ, इसलिए दे दिया है। फिर आता है हमारा सोइंग टाइम, यानी कि बुआई कब करेंगे। तो बुआई का सबसे, जब हमने सीजन समझ लिया, अब हमको समझना है कब करें। मान चलो हमें पता लग गया कि रबी में उगाते हैं, तो रबी में भी कब उगाएं, तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है। तो अगर हम बात करेंगे कि गेहूं को आप उगाते कैसे हो, पहले तो मैंने बताया कि एक तो आप इरिगेटेड कंडीशन, यानी कि गेहूं में पानी लगाते हो। ठीक है, टोटल इरिगेशन 6 करते हो, तो आपकी इरिगेटेड कंडीशन हो गई। एक होता है कि वर्षा आधारित, गेहूं बो दिया और वर्षा के आधार पर गेहूं आपका उगेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट होती है, यानी कि सोइंग जो टाइम है, फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर होता है। यानी कि फोरनाइट क्या कहते हैं, ये क्या है, 15 दिन। ठीक है, फर्स्ट जो फोरनाइट 15 दिन का, 15 दिन नवंबर, लगभग नवंबर में तक आप ग्रो कर सकते हो। यही क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फोरनाइट जो नवंबर की सबसे बेस्ट मानी जाती है अगर आप गेहूं को उगा रहे हो। अगर आप रेनफेड में उगा रहे हो तो फिर आप अक्टूबर तक चले जाओ, अक्टूबर तक चले जा सकते हो। ठीक है, अच्छा, इरिगेटेड
कंडीशन में अगर आप लेट सोइंग कर रहे हो, लेट सोइंग, तो आप 15 दिसंबर तक ग्रो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 15 दिसंबर तक आप जा सकते हो। अगर आप क्या रेनफेड कंडीशन में टाइमली शो कर रहे हो तो 15 अक्टूबर से आप 15 नवंबर जा सकते हो। आपको सिर्फ 2 ही याद रखनी है, 1 और 2, ठीक है। फिर रेनफेड कंडीशन में अगर आप ग्रो कर रहे हो तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप जा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट एक आपका ये और दूसरा आपका ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फिर आता है हमारा सीड रेट, कि अब जब हम उगाएंगे, हमें पता चल गया कि कब उगाएंगे, कौन से मंथ में, कब, किस डेट तक हम उगा सकते हैं, तो फिर हमें सीड रेट कितना चाहिए ये बताओ। बिल्कुल, तो सीड रेट की बात करेंगे, यानी कि बीज दर की बात करेंगे। बीज दर की हम जब यहां पे बात कर रहे हैं तो बीज दर हमको, एक तो नॉर्मल, जो हम नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में अगर आप लोग ग्रो करोगे तो लगभग आपको 100 किलोग्राम बीज डालना पड़ेगा। अगर आप लेट सोइंग करोगे, ठीक है, देर से अगर बुआई करोगे तो लगभग 125 किलोग्राम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा बीज। फिर आप एक डिबलिंग मेथड अपनाते हो। अच्छा, ये डिबलिंग जो मेथड है, इसको आप लोग याद रखना, ये किसान नहीं इसको फॉलो करते हैं, इसको जो रिसर्चर होते हैं, ठीक है, जो रिसर्चर होते हैं, या आप बात करें जो मास्टर्स स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट होते हैं, तो वो इसके लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? तो डिबलर में हमको सीड रेट कम, जो है कम चाहिए होता है, और बीज जब कम होता है, बीज की मात्रा कम होती है, यानी कि अगर आपकी कोई नई वैरायटी बनाई गई तो बहुत ज्यादा बीज नहीं होगा, तो अब क्या करोगे आप, डिबलर मेथड को जो यूज करके इसको ग्रो कर सकते हो। लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यहाँ पे जो बीज है वो चाहिए होता है। चौथा हमारा आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि रहेगा FIRB। FIRB का मतलब है कि फरो, ठीक है, क्या मतलब है, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड, ठीक है, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड होता है। और ये जो आपका एक संस्थान है जिसका नाम है CGIAR, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर, ये इंटरनेशनल बॉडी ये देखती है, याद रखना, इसके द्वारा सबसे पहले इजाद किया गया था। और फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड अगर आप ग्रो कर रहे हो तो लगभग आपको 75 से 80 किलोग्राम बीज यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करोगे, यानी छिटकवा मेथड, छिटकोगे गेहूं को, ठीक है, तो छिटकवा मेथड से लगा रहे हो तो 125 से लगभग 150 किलोग्राम दे सकते हो। फिर आता है जीरो टिलेज। अच्छा, जीरो टिलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी जो पैटर्न चल रहा है, जिस प्रकार से न्यूज में फिलहाल सारी चीजें चल रही हैं, जीरो टिलेज हो गया आपका, ठीक है, FIRB हो गया, तो यहां से हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो जीरो टिलेज से अगर आप लगाओगे तो 125 से 150 किलोग्राम आपको बीज देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये समझ गए। इसमें आपको याद करनी पड़ेगी वैल्यू, सभी याद करना। फिर आता है स्पेसिंग सबको याद होगा कि स्पेसिंग जो हम रखते हैं लगभग 22.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर रखते हैं, 22.5 सबको याद है बीट की, ठीक है। चलिए, इस तरीके से देख रहे हो कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम होमोजीनियस कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। कैसा है, होमोजीनियस कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, पंक्तिबद्ध एकदम लगा है, ठीक, डन, इतना था। क्या है प्रवीण तुम्हारा क्वेश्चन? सर, इंडिया में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? UPSC कर लो। चलो, ठीक है, ये समझ गए, आगे बढ़ो। ये आप पहला बताओ, फोटो ये देख रहे हो किसका है? ये आपको जो देखने को मिल रहा है फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड, यही है आपकी FIRB, ठीक है। ये क्या है, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड आपको देखने को सिस्टम मिल रहा है। ये यहाँ पे क्या है, ये आपको जो देखने को मिल रहा है, ये क्या है, जीरो टिलेज, ठीक है, ये जीरो टिलेज। याद रखना, एक इक्विपमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, जीरो टिलेज का इक्विपमेंट है, पूछ दिया जाए तो बता देना कौन सा, हैप्पी सीडर। कौन सा? हैप्पी सीडर, ठीक है, हैप्पी सीडर, ये याद रखना, हैप्पी सीडर, FIRB लिखो एक बार सब लोग। सर, FIRB को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी, मतलब कैसे, अच्छा ठीक है। ये जो FIRB सिस्टम है, इसमें बेसिकली हम करते क्या है, मान चलो ये आपकी फील्ड है, ठीक है, ये आपके पास फील्ड है, आपने क्या किया, यहाँ पे आपको वीट ग्रो करना है, ठीक है, आपको वीट ग्रो करना है, तो FIRB में क्या करोगे, इसमें हम क्या करेंगे, फरो बना लेंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें इस तरीके से फरोज को बना लेंगे, इस तरीके से हमें फरोज देखने को मिल जाएंगे, ये जो है हमें, ये क्या है, ये फरो है, ठीक है, इस तरीके से हमने फरो बना ली। फरो क्या करेंगे, थोड़ा हम ऊपर थोड़ा उठा देंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, थोड़ा उसको उठा देंगे, ऊपर की तरफ बनाएंगे। और इसमें बेसिकली होता क्या है, ताकि हम जो न्यूट्रेंट दे रहे हैं, हम क्या करते हैं, न्यूट्रेंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, न्यूट्रेंट इन द फॉर्म ऑफ किसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देंगे। हम क्या करते हैं, हम इरिगेशन लगाते हैं, ठीक है, सिंचाई करते हैं, गेहूं के केस में तो लगभग 6 सिंचाई करते हैं, ठीक है। और साथ साथ क्या होता है, गेहूं में वीड बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, वीड। तो इन सभी का जो प्रकोप है, ये कम, वीड कम रहे, ठीक है, वीड कम रहे, न्यूट्रेंट की कम मात्रा में ज्यादा प्रोटेक्शन मिले, इरिगेशन जो हम 6 दे रहे हैं इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, तो हम रेज्ड बेड बनाते हैं। अब रेज्ड बेड में क्या करेंगे, ये उठी हुई संरचना है ना, सॉइल से लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर उठा के इनको हम बनाते हैं, और उस पर हम क्या करेंगे, फिर वीट को ऐसे ग्रो करेंगे, वीट को ग्रो करेंगे। तो क्या होगा, पानी हम यहाँ पे दे रहे हैं, पानी यहाँ लगाएंगे इनमें,
जो हमारी बेड है इनमें लगाएंगे और ये फरोज आपके उभरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे पानी, तो वो क्या होगा, आराम से प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेगा और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। न्यूट्रिएंट अगर हम डालेंगे तो बहुत आसान तरीके से उसको प्लांट को मिल जाएंगे, ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या है, हमको जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन के साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, जो बीड है इनका भी इन्फेस्टेशन हमको क्या है, कम देखने को मिलेगा। न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है ये बढ़ जाएगी, इनको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। हमारी इल्ड है, जो अल्टीमेट जो हमारी इल्ड है कह सकते हैं हम, इंक्रीज हो जाएगी इस मेथड से, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम, ये हमारा कहलाता है, ठीक है। चलो समझ गए। प्रोडक्शन कैसा होता है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है, ज्यादा होता है, रूट का न्यूट्रिएंट मिलेगा, हाँ बिल्कुल रूट को न्यूट्रिएंट मिलेंगे सीधे, ठीक है। फरोज पे लगा के रखे, देखो यहाँ पे फरो, अगर नहीं समझ आ रहा तो देखो ये जो उभरी हुई रचना है, इस तरीके से हम क्या है फरो बना रहे हैं, इस सॉइल उठा दिया। अब क्या है, यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होगा, ये देखो पक्तिबद्ध, कोई आपको बीड दिख रहा है, कुछ बीड भी नहीं दिख रहा है, एकदम बढ़िया से सारे जो कल्टीवेशन ऑपरेशन, कल्चरल ऑपरेशन करते हैं ना, वो भी कम हो जाएंगे, रूट को न्यूट्रिएंट मिलेगा, ठीक है। डन। चलिए ये आप देख रहे हो, ये आपका जीरो टिलेज है। जीरो टिलेज बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम जो लगभग 30 से 35% जो क्रॉप का रेसिडू है इसको प्लांट में खेत में रखेंगे। और इंडिया में आप सभी जानते भी हो कि ज्यादातर जो हमारा वीट और राइस जो क्रॉप रोटेशन है इसी को अपनाया जाता है। वीट और राइस को ही हम लगातार उगाते हैं। तो अब जब वीट को आप उगाओगे, यानी कि राइस को जब आप उगा रहे हो, तो इसके स्टेबल्स बच जाते हैं, ठीक है, पुआल बच जाता है, और इसको आप जला देते हो, तो जलाना सही नहीं है, ठीक है। उसमें क्या न्यूट्रिएंट भी लॉस होंगे और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी, और आपको टाइम लगेगा, इसको जलाओगे फिर खेत तैयार करोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, जीरो टिलेज को अपना लेते हैं। जीरो टिलेज में एक मशीन होती है, इक्विपमेंट यूज करते हैं, हैप्पी सीडर, इसमें सीड डाल के सीधे हम यहाँ पे बुआई कर देते हैं, ठीक है। चलो, फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में तुमसे नहीं पूछेगा, उसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड याद रखो। चलो, हिंदी इंग्लिश ज्यादा कोई उसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। एक और मेथड आपको देखने को मिल रहा है, एक आपने पढ़ा होगा SRI। बताओ किस किस को पता है SRI क्या होता है, बताओ फटाफट लिखो, फिर समझाऊंगा ये वाला क्या होता है। SRI मेथड नाम सुने हो, किस किसने सुना है, नाम बताओ, SRI के नाम बताओ। फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड, उसका तुम्हें नाम तब तक बता दे रहा हूं मैं। SRI सिस्टम क्या, किस किसने सुना है, बताओ। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन किसने सुना है, सुना है। चलो, ग्रो इन स्टैंडिंग राइस नहीं पता, ये सारे नहीं पता, चलो सुना है, यानी कि मोस्टली लोगों ने सुना है। अग्रिमा और आशीष, ठग, ये ठग हो या ठग है, क्या है, सरस्वती, राइस में होता है, बहुत सही। सेंट्रल रूरल सिस्टम, यार रूरल सिस्टम की बात नहीं कर रहे, क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, शर्म तो करो थोड़ा, रूरल सिस्टम पे चले गए हो, पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन, वो रूरल सिस्टम बता रहे हैं, सेंट्रल रूरल सिस्टम, ब्लॉक, अच्छा ब्लॉक अरे आप लोग भी ना, SRI सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, SRI। तो SRI ये राइस में बहुत पॉपुलर है, इसको कहते हैं हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। ये राइस में फॉलो किया था, इसको आप लोग याद मत रखना इसको। अरे टेक्नोलॉजी बड़ा गलत काम कर देती है, ये हम पढ़ेंगे, इसमें वीट में एक सिस्टम फॉलो किया था। देखो मैं आपको उस लेवल तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप एग्जामिनेशन में बैठे आपको कुछ नया ना लगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिस्टम, याद रखना, ये पढ़ा ही नहीं होगा, मोस्टली नहीं पढ़ा होगा, सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन। आप कहेंगे कुछ अगर पढ़े होंगे बच्चे तो बिल्कुल उनको लगेगा अरे ये तो नया कॉन्सेप्ट है, और जिनको नहीं पता है, मतलब इससे पहले नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो पहले से उनको नया चीज मिल रही है, तो आपका जो माइंड है पहले ग्रेब कर लेगा, इसको पकड़ लेगा, है ना। नई चीजें मोस्टली पकड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम जब बात करें सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन की, सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो मान चलो
आपको मैं अभी कैसे पढ़ा रहा हूं, अभी कैसे पढ़ा रहा हूं, ग्रुप में पढ़ा रहा हूं, ग्रुप में पढ़ा रहा हूं, और फिर मैं आपको क्या करूं, इंडिविजुअल पढ़ाने लगूं, इंडिविजुअल पढ़ाने लगूं, तो आप ही लोग बताओ अब ज्यादा समझ किस में आएगा आपको, अब समझ किस में आएगा ज्यादा, इंडिविजुअल ग्रुप में पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा समझ आएगा, या फिर आपको इंडिविजुअल पढ़ाऊं तब ज्यादा समझ आएगा, बताओ। शिवांगी आते हुए भी बता नहीं सकते, अच्छा ब्लॉक कर दिया तुमको सिस्टम ने, कोई नहीं। त्याग, नाम बहुत अच्छा है आपका, त्याग। सर प्लीज सिस्टम को बताते कौन कौन से वर्ड पर ब्लॉक, अब आप बता देंगे सिस्टम को ना, करवाते हैं आपको, अनब्लॉक कराते हैं सर। इंडिविजुअल पढ़ाएं तब अच्छा रहेगा, बहुत सही, अगर आप समझ गए कि इंडिविजुअल पढ़ाएं तब अच्छा रहेगा, इंडिविजुअल पढ़ाएं कि एक एक करके, ठीक है। तो जो सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन है, या हम बात करें सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की है, तो इसका मतलब ही यही होता है, सिंपल समझना, ठीक है। कुछ भी आपको हुआ नहीं है यहाँ पे, पहले तो ये समझ लो इंडिविजुअल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर एक प्लांट को उसकी इंडिविजुअल केयर करते हैं, हर एक प्लांट की इंडिविजुअल हम लोग केयर यहाँ पे करते हैं। और जब आप इंडिविजुअल केयर किसी प्लांट को करोगे तो क्या करेगा, आपकी जो ईल्ड है, जो आपका प्लांट है, ये आपको कैसा मिलेगा, अच्छा देखने को, YELD, ठीक है, ईल्ड आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो सेम यही है सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन में, हम करते क्या है, हर एक प्लांट को हम क्या है, न्यूट्रिएंट देते हैं, हर एक उस प्लांट की हम केयर करते हैं। तो देख रहे हो हमारी जो किसान है, किसान बंधु है, यहाँ पे क्या है, दो प्लांट लिए हैं, एक ये जो प्लांट लिए हैं ये उगाया गया है बाय द सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन के माध्यम से, देखो कितना बहुत एकदम हट्टा कट्टा पौधा लग रहा है। और दूसरा ये उगाया गया है, ये आपका कौन सा है, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल मेथड को अपना के यहाँ पे इसको ग्रो किया गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन में यही समझना है कि यहाँ पे हर एक प्लांट की इंडिविजुअल केयर हम यहाँ पे करते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसको देख रेख देते हैं, उसको न्यूट्रिएंट देते हैं, उसको प्लांट के लिए जो बीड होते हैं वो कम करते हैं, सारी चीजें इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आप दो पिक्चर देख रहे हो, ये जो है ये आपका ट्रेडिशनल मेथड से उगाया गया है, और ये दूसरा है ये आपका, ये किसके थ्रू अपनाया गया है, ये जो प्लांट आपको देखने को मिल रहा है ये है सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन से, ये क्या है, प्लांट उगाया गया है, ये ट्रेडिशनल से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल ग्रोथ पे बात करते हैं। और एक याद रखना कि यहाँ पे जो सीड रेट है आपको लगभग 30 से 40, ठीक है, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या हो सकता है कहीं कहीं बुक्स में आपको 25 से 30 देखने को मिल जाए। तो जो भी ऑप्शन आपको मिले वो आप करेक्ट कर देना, ठीक है। इतना आपको सीड देना पड़ता है इस मेथड में, ठीक है। ठीक है, ओके। अग्रिमा कह रहे हैं ग्रुप में पढ़ाओ, ज्यादा समझ आएगा, और सबका इंडिविजुअल में था, ठीक है। तो फिर एक काम करना, तुम जब भी ग्रो करना वीट, तो तुम ट्रेडिशनल मेथड पे चले जाना, तुम सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन को फॉलो मत करना। और ईल्ड यहाँ पे इन सब लोगों को जिन्होंने इंडिविजुअल कहा है, इनको ज्यादा ईल्ड मिलेगी, और आपको वही लगभग कितनी 30 कुंटल 35 कुंटल ज्यादा। और इनको जो वीट इंटेंसिफिकेशन अपना रहे हैं, इनको क्या होगा, सर ये हर क्रॉप के स्पेसिफिक होते हैं सिस्टम। देखो जो क्रॉप की अगर आप बात करोगे, तो क्रॉप जैसे कि सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन मैंने आपको समझाया था कि जो क्रॉप ज्यादा ग्रो की जाती है, भाई जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होगा उसको आप ज्यादा टाइम दोगे, आप ज्यादा उसके बारे में पढ़ोगे। तो सेम इसी प्रकार से क्रॉप में है, क्रॉप में जब जिस क्रॉप को हम ज्यादा उगाते हैं, ठीक है, ज्यादा हमारी यूज में आती है, तो उसमें हम बहुत सारे रिसर्च करते हैं। तो वीट में भी रिसर्च करते हैं, राइस में भी करते हैं, मेज पे भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सोरगम, ज्वार, बाजरा, पिजन पी, चिकपी तक पहुंचते हैं, तो हमारी जो रिसर्च है कम होने लगती है, यानी कि इतना उनका इंपॉर्टेंस रोल नहीं है। तो इसमें हम यहाँ पे जो है सिस्टम है बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि SWI क्या है, तो आपको नया ना लगे, क्या है, सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन है। सीड रेट मैंने यहाँ पे बता दी, हर एक प्लांट को हम क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को, उसके न्यूट्रिएंट कितने देने, सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। फिर आता है हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ। अब ग्रोथ में आपको बेसिकली क्या देखना है कि एक जो प्लांट है, मान चलो कोई प्लांट है, इसमें आपको दो प्रकार की ग्रोथ देखने को मिलती है। एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ, जब क्या है, पत्तियां निकलेंगी, स्टेम निकलेंगे, टिलर्स निकलेंगे, ठीक है, रूट्स डेवलप हो रही होगी। और एक क्या होगा, जब इसमें से ईयर निकलेगा, ठीक है, ईयर निकलेगा। यानी कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या हो रहा है कि इसमें क्या लीफ निकल रही है, ठीक है, रूट्स बन रही है, नई नई लीव्स आ रही है, नए नए टिलर्स निकल रहे हैं। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे क्या होगा, आपकी ये रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है। एक आपकी होती है रिप्रोडक्टिव, एक होती है आपकी कौन सी,
कौन सी? वेजिटेटिव ग्रोथ। तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या होता है? यहाँ पे फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। जब से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, फ्लावरिंग होगा, देन पॉलिनेशन होगा, देन फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो आपकी कौन सी होगी? रिप्रोडक्टिव स्टेज देखने को मिल जाएगी। तो दो स्टेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपका वेजिटेटिव से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें गेहूं में जर्मिनेशन कितने दिन में स्टार्ट होता है, तो जर्मिनेशन जो स्टार्ट हो रहा है किसमें आएगा? वेजिटेटिव में। लगभग आप जब गेहूं उगाते हो तो 5 से लगभग 7 दिन के बाद हमको क्या है? जर्मिनेशन देखने को मिल जाता है। आप मान लो गेहूं डाल के आए और 5 से 7 दिन के बाद जाओगे तो आपको छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पे उगते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये आप याद रखना। फिर आता है सियारा स्टेज, बताया था, मैंने समझाया भी था, सिस्टम ऑफ राइस क्राउन रूट इनिशिएशन। तो ये लगभग आपको 20 से 25 या फिर कह सकते हो 21 डेज, ठीक है, 21 दिन आपको करेक्ट आंसर इसका करना है। फिर आती है टिलरिंग, आपको आप 15 से स्टार्ट हो जाती है, लगभग 4 से 5 जो 45 दिन तक ये चलता है, ठीक है, 45 दिन तक ये चलता आपको नजर आएगा। टिलर आपको 45 दिन तक निकलते हुए दिखाई देते हैं। फिर आती है ज्वाइंटिंग स्टेज, ठीक है, यहाँ पे जो कह सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ होती है पीक पे होती है, सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है, पीक ग्रोथ देखने को मिलती है 45 से 60 दिन पर, ठीक है, 45 से 60 दिन पर आपको पीक ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आता है इंटरनोड इलॉन्गेशन, इंटरनोड इलॉन्गेशन पीरियड, ये भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी आपकी वेजिटेटिव में आती है। आपको याद क्या रखना है? एक, जर्मिनेशन कितने दिन बाद होता है, दूसरा टिलरिंग कब तक चलती है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ आपको कब देखने को मिलेगी? तो ज्वाइंटिंग पे, ठीक है, ज्वाइंटिंग पे आपको देखने को मिलती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब आता है हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इतना क्लियर हो गया किसी का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? चलो आंसर करो फटाफट। बताओ। क्लियर? क्वेश्चन पूछ लूं? क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे नहीं क्लियर होगा। क्लियर तो ऐसे होगा ना, मैं बताता हूं कैसे क्लियर होगा, बताओ। FIRV, ठीक है, FIRV ये क्या है? इसका पूरा नाम लिखो, FIRV का नाम पूरा लिखो, क्या है? क्लियर? अरे सब क्लियर, बहुत होशियार हो। क्लियर मास्टर जी, भैया बोलो, सर बोलो, है ना, मास्टर जी ज्यादा ही नहीं हो गए। चलो बताओ, FIRV पूरा नाम लिखो फटाफट आप लोग। शुभम, क्लियर। कोई भी डाउट घर मत लेके जाना, ठीक है, कोई भी डाउट घर मत लेके जाना, और पढ़ना मेरी क्लास में आप हंसते मुस्कुराते रहो, ठीक है। फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड, बिल्कुल त्याग, खुशबू, फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड। अगर आप सभी लिख दोगे फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड, तो आपकी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि इंग्लिश की क्लास भी चल जाएगी यहीं पे। यस सर पूछिए। मेधा का एक बहुत क्वेश्चन रहता है कि सर पूछिए, रुक जाओ एक और लो क्वेश्चन तुम लोग, है ना, रुक जाओ रुक जाओ। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, कठिन पूछता हूं, ठीक है। जो ब्रॉडकास्टिंग है, बताओ, ब्रॉडकास्टिंग की सीड रेट बताओ, सीड रेट बताओ फटाफट, चलो करो, आंसर करो। ये देख लेना, मेधा अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबको मेधा चक्कर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ जाएंगे। सही है, अच्छी बात है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे तो इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। फरो इरिगेटेड रेज रेट, बहुत सही, सबका सही लिखा है, ठीक है। बताओ दूसरा क्वेश्चन, 125 से 150, सब याद हो गया तुम लोगों को? तो लग रहा है मेरी जॉब खतरे में है। त्याग ने लिखा है 100 से 125। अच्छा 100 से 125 किसी में है फिर बताओ? अगर गलत लिखा है तो फिर बहुत गलत बात है। और 100 से 125 किस में है बताओ? जितना ही तुम लोग गलत करोगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाओगे। 100 से 125 किस में थी बताओ? ये किस में थी? ये सीडी रेट किस में थी? डेट 130, 130 थी, बताओ फटाफट। 130 किस में थी? 125 से 150 किलोग्राम, बिल्कुल अब सही है, ठीक है, मेरा सही लिखा भी है एकदम। ये आपका क्या है? 125 से आपको कितना है? 150 किलोग्राम है। ये बताओ, एक गलत किया था, सेकंड जिन्होंने आंसर किया था गलत किया था, बताओ। हाँ ये बताओ, ये किस में है? ये तो आपने सही बताया था, क्या है? फॉरो इरिगेटेड रेज्ड बेड, ठीक है, ये तो सही बता दिया, सभी ने बता दिया, ठीक है। इस तरीके से क्या हम रेज्ड बेड बनाते हैं। चलो डन। ये बताओ, ये प्रवीण क्या लिख रहे हैं? देखो प्रवीण क्या लिख रहे हैं, इन्होंने क्या लिखा है? ये लिख रहे हैं, ये क्या है भाई?
किसान को जिंदा रहने दोगे, नहीं रहने दोगे तुम? इसमें एक हटा दो, या तो ये हटा दो, यही 5 हटा दो, ज्यादा सही है। नहीं तो किसान तो बेचारा आप लोग चक्कर में ना, ऑफिसर्स के चक्कर में किसान की तो खटिया खड़ी हो जाएगी। चलो समझ गए, बता दिया, आगे बढ़े। चलो अब आ गया हमारा, अच्छा इरिगेशन से पहले एक ये था इरिगेटेड। जब हम न्यूट्रेंट की बात करते हैं, न्यूट्रेंट बेसिकली इसमें एक याद रखना कि जो न्यूट्रेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, ठीक है, 120 60 60 यही हम देते हैं, ठीक है, मोस्टली यही देते हैं, ये मोस्टली देते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि रेनफेड कंडीशन है, ये तो हमारा कैसा हो गया, ये कैसा होगा, इरिगेटेड, यानी कि आप सिंचाई करके उगाओगे, ठीक है, 6 जो इरिगेशन है इनको कहीं ना कहीं लगाओगे, पानी लगा के आप सिंचाई करोगे, जो इरिगेटेड कंडीशन है। लेकिन रेनफेड कंडीशन मतलब राजस्थान एरिया हो गया, जहां बारिश कम होती है, ऐसे ऐसे क्षेत्र में हम रेस्ड बेड, जो हमारा बेसिकली रेनफेड कंडीशन वाला है, वहां पे बनाते हैं, ठीक है, उसको अपनाते हैं, ठीक है। तो लगभग यहां पे क्या करते हैं हम, 80 40 40 का देते हैं। दो याद रखना, एक 60 60 हो गया, 120 60 60 ये आपका नॉर्मल कंडीशन हो गया। और एनपीके की अगर हम बात करेंगे रेनफेड कंडीशन में, यानी कि वर्षा आधारित, तो 80 40 40 रहेगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पे एक आपको एप्लीकेशन ऑफ जिंक सल्फेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। जिंक सल्फेट को भी हम यहां पे देते हैं, जिंक सल्फेट को भी हम यहां पे देते हैं, याद रखना, लगभग 25 किलोग्राम हेक्टेयर देते हैं, जो अभी ऐसे नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं, लेकिन जिंक सल्फेट अगर पूछ लिया जाए, होता है कभी कभी। देखो आपके जो एग्जामिनेशन है वो कुछ इस तरीके से, उनमें क्वेश्चन आ रहे हैं 5 ऑप्शन देके, और फैक्ट डाटा एकदम फैक्ट करेक्ट, वही, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपसे कहीं पूछ ले धोखे से कि चलो नाइट्रोजन फास्फोरस रेशियो, मोस्टली बच्चों को पता रहता है ना, कहीं भी आपको पढ़ा देगा कोई भी मास्टर। लेकिन क्या है यहाँ पे, फिर आपको एप्लीकेशन जिंक सल्फेट पूछ ले तो कहेंगे आपको जिंक सल्फेट डाला ही नहीं जाता, लेकिन डाला जाता है, कितना, लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालते हैं। अच्छा बायो फर्टिलाइजर पूछ ले तो कौन सा यूज करते हैं, यहाँ पे याद रखना एजोटोबैक्टर, और एजोटोबैक्टर अगर ऑप्शन में ना हो फिर दूसरा ऑप्शन करेक्ट करना, एजोस्पर्म, ये इसको भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली इसको सोरगम वगैरह में यूज करते हैं, यहाँ पे नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एजोटोबैक्टर मोस्टली आपको दिखता है, ठीक है, दोनों यूज करते हैं, एजोटोबैक्टर सबसे सही रहेगा, ठीक है। फिर आता है आपका FYM, यहाँ पे लगभग 10 से 15 टन डालते हैं, ये तो कोई नॉर्मल है, ये तो कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखना, आगे बढ़ो, ये हो गया क्लियर। फिर आता है इरिगेशन, तो अब सिंचाई करोगे भाई, गेहूं लगा दिया आपने, सीड जान लिया, सीड रेट जान लिया, ठीक है, कितना नाइट्रोजन फास्फोरस रेशियो डालना है वो जान लिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इरिगेशन करोगे। तो गेहूं में जो इरिगेशन होती है, टोटल 6 इरिगेशन आप लोग करते हो, और जो टोटल 6 इरिगेशन है, इनको कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि सबसे पहले कब करोगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं कब करोगे। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आपके पास अगर 2 इरिगेशन है तो कब करोगे, अगर 3 इरिगेशन है तो कब करोगे, अगर एक ही इरिगेशन है तो कब करोगे। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले याद रखना टोटल जो इरिगेशन हम कितने करते हैं, तो 6 इरिगेशन हम इसमें करते हैं, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट इरिगेशन है ये आपकी CRI स्टेज है, ठीक है। CRI स्टेज के बारे में पूरा हमने डिस्कस किया था। CRI स्टेज आपको 21 दिन बाद देखने को मिलती है, ठीक है, 21 दिन बाद देखने को मिलती है। अगर हम बात करें CRI स्टेज, इसको किसने दिया है, तो एक साइंटिस्ट थे आपके, कौन थे, ये थे BL भरद्वाज। कौन थे, याद रखना, BL भरद्वाज जी थे, BL भरद्वाज जी, इन्होंने दिया था CRI स्टेज, बताया था इसके बारे में, ठीक है। कहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज देखने को मिलती है। अच्छा इरिगेशन जो आप लोग कर रहे हो, सबसे ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा होता है, इरिगेशन के बहुत सारे मेथड पड़े होंगे, ठीक है। फ्लड इरिगेशन है, वाटर इरिगेशन है, चेक बेसिन इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ठीक है, रेस्ड बेड इरिगेशन है, बहुत सारे इरिगेशन है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा हम फॉलो करते हैं, या तो आपको वाटर स्ट्रिप मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, वाटर स्ट्रिप मेथड आपको या तो आप फॉलो करोगे वाटर स्ट्रिप, या फिर आप करोगे यहाँ पे चेक बेसिन सिस्टम फॉलो करेंगे, ठीक है। चेक बेसिन या वाटर स्ट्रिप यहाँ पे फॉलो करते हो, मोस्टली आपको चेक बेसिन देखने को एग्जाम में मिलेगा। CRI सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करती है, इसको BL भरद्वाज द्वारा दिया गया था, ठीक है, BL भरद्वाज द्वारा दिया गया था। और CRI स्टेज है ये 21 दिन बाद आपको देखने को मिलती है। फिर आती है फर्स्ट, आपकी ये फर्स्ट हो गई CRI। दूसरी आती है टिलरिंग आपको अब इसमें 20 जोड़ देना, 20 जोड़ो तो 40 हो जाएगा, ठीक है, ये 40 से 45 दिन बाद देखने को मिलती है। फिर से 20 जोड़ दो, फिर आती है आपकी ज्वाइंटिंग, ठीक है, 60 हो जाएगा, 60 से 65 दिन पे देते हैं। फिर से इसमें 20 जोड़ दो तो आपकी फ्लावरिंग निकल के आ जाएगी, फ्लावरिंग 80 से 85 दिन के बाद देते हैं, ठीक है, इरिगेशन। फिर 20 और जोड़ दो तो आपका मिल्किंग आएगा, मिल्किंग ये 100 दिन से 105 तक हम जाते हैं, इरिगेशन करते हैं। फिर आएगा आपका 6 इरिगेशन, जिसको डफ स्टेज कहते हैं, ठीक है, डफ स्टेज यानी कि दाना मजबूत हो रहा होगा, तो 115 से 120 दिन पर हम इसको देते हैं, 125 तक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल हमारी 6 इरिगेशन इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना है, या तो ऐसे रखना है, CRI को याद कर लो,
ठीक है, CRI को याद कर लो। और CRI क्या है आपकी 21 दिन पे आती है, 21 में आप 20 जोड़ते जाओ तो आपका क्या है यहाँ पे आ जाएगा 40 आएगा, फिर और जोड़ोगे 20 तो 60 आएगा, फिर और 20 जोड़ोगे तो 80 आ जाएगा, फिर और जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, फिर और जोड़ोगे तो आपका 115 से 120 आ जाएगा। ठीक है, 115 से 120, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सबसे पहले कौन सी CRI, दूसरी आपकी कौन सी टिलरिंग, तीसरी कौन सी ज्वाइंटिंग, फिर कौन सी आपकी फ्लावरिंग, फिर कौन सी आपकी मिल्किंग, फिर कौन सी आपकी डफ। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ये इजी है। ठीक है, चलो अच्छा, एक आता है वीट में वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, टोटल वाटर कितना रिक्वायरमेंट होता है, टोटल वाटर जो रिक्वायरमेंट होता है ये लगभग 400 से लेके 650 तक जाता है, याद रखना। ठीक है, ये mm में आपको देखने को मिलेगा, 400 से ले 650 देखने को मिलता है। ठीक है, डन, याद रखना, नीचे भी दिया गया है, PPT जब मिलेगी तब आप वहां पे देख पाओगे इसको। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ता है। अब आता है कि इरिगेशन अगर आपके पास अवेलेबल है और सिर्फ 2 ही इरिगेशन अवेलेबल है तो बताओ 2 इरिगेशन है तब कब करोगे। अगर आपके पास 2 भी नहीं है, एक ही इरिगेशन है, DAS क्या होता है, अरे बाप छे, DAS ये बहुत बढ़िया डिग्री होती है। डेज आफ्टर सोइंग होता है, डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है, अब एक होता है डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, राइस में देखने को मिलता है। ठीक है, डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, और ना पूछना, आप अगर और कुछ पूछा तो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, DS ये कोई पोस्ट नहीं होती है, बहुत भौकाली पोस्ट है एग्रीकल्चर। ठीक है, डन, कोई नहीं, अगर क्वेश्चन हो तो पूछना, ऐसा डाउट नहीं, बस पढ़ते रहो, याद करते रहो सब कुछ। ठीक है, फिर अगर आपके पास एक इरिगेशन है, मान चलो आप गेहूं उगा रहे हैं, आप में से कितने गेहूं लोग उगाना चाहेंगे, बताओ फटाफट। कौन कौन से हैं जो कि थोड़ा कंट्री लविंग हैं, पीपल लविंग हैं, कि खुद का फायदा ना देख के संसार का फायदा, सर्वे हो सुखना वाला, कितने लोग हैं जो वीट उगाना चाहते हैं। अगर आप वीट उगाना चाहते हैं तो आपको 6 इरिगेशन चाहिए, लेकिन हो सकता है आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहां पे 6 इरिगेशन दे ही नहीं पाओ, इतना वाटर अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आपके पास एक इरिगेशन है तो आप क्या करोगे, CRI स्टेज पे कर दोगे, यानी कि क्राउन रूट जो इनिशिएशन स्टेज होती है, बताया था सभी को, पता है ना क्राउन रूट इनिशिएशन क्या होता है, क्राउन रूट इनिशिएशन बताया था ना सबको, कौन सी स्टेज होती है, बताओ। क्राउन रूट इनिशिएशन बताया था ना उस दिन क्लास में। हम तो उगाते हैं, सूरज उगाते हैं, चलो ठीक है, और कौन कौन उगाना चाहेगा, सूरज। ठीक है, तो अगर एक आपके पास इरिगेशन है, एक ही अगर आपके पास सिंचाई है तो फिर आप क्राउन रूट इनिशिएशन पे कर देना। ठीक है, एक हो तो एक, फिर आप क्या करो ना, CRI पे कर देना, हमारे यहां भी होता है, डन। अगर आपके पास 2 हैं तो एक आप करना CRI पे, दूसरा आप करना फ्लावरिंग पे। ठीक है, जब फ्लावरिंग आए। अच्छा, अगर 3 हो तो एक करना आप CRI पे, दूसरा करना लेट ज्वाइंटिंग में, तीसरा करना आप मिल्किंग पे। अगर 4 हो तो CRI पे करना, लेट ज्वाइंटिंग पे करना, फ्लावरिंग पे और मिल्किंग पे करना। ठीक है, अगर 5 इरिगेशन हो तो CRI पे करना, लेट ज्वाइंटिंग करना, लेट ट्रिलिंग, लेट ज्वाइंटिंग और फ्लावरिंग और फिर मिल्किंग पे करना। 6 है तो फिर आप सब पे कर दो। ठीक है, डन। अबव सीड एंड बिलो सॉइल, बिल्कुल सही, वाओ। हितेश कहां से हो तुम, पानी तो पूरे इंडिया में कमी है, पूरे विश्व में कमी है, पता है। अभी क्या हुआ साउथ अफ्रीका में, जहाँ के AB डिविलियर्स साहब हैं, जानते होंगे सब लोग। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, वहाँ पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो गई कि उन्होंने अपने जो समुद्र जो है उनके ऊपर बॉल डाल दी, बॉल जिनसे हम खेलते हैं, नहीं प्लास्टिक की बॉल आती है 5-5 रुपए की, छोटे बचपन में मिलती थी, तो उनको बिछा दिया। अपने समुद्र हैं, जो भी वाटर बॉडीज हैं, पॉन्ड हो या उनके ओशियंस हैं, जो भी वाटर बॉडी हैं, उन पर सब पे उन्होंने क्या किया, बॉल डाल दी। अब आप सोचो कि बॉल क्यों डाल दी, ताकि इवोपोरेशन, जो इवोपोर ट्रांसपायरेशन और इवोपोरेशन है, कम हो पाए, पानी के लॉस कम हो। और वहां पे है रूल भी कि अगर मान चलो इंडिया का मैच साउथ अफ्रीका से होता है और उनके कंट्री में हम जाके खेलते हैं तो वो अलाउ करते हैं, इतना ही पानी आपको हम नहाने धोने के लिए देंगे। वो क्रिकेटर्स को इतना पानी दे रहे हैं, सोचो तुम्हारी हालत क्या होगी, है ना। ऐसे देश में हमारे बढ़िया है कि हमारे पास गोवा से, हितेश गोवा से भाई, चलो बढ़िया है, लेकिन पानी उससे तो कुछ कर भी नहीं सकते हो ना, नहाने के अलावा। जिंक सल्फेट डालने का फायदा क्या होता है, जिंक सल्फेट में पहले तो समझ लो होता क्या क्या है। ठीक है, जिंक मिलेगा और सल्फर कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है, जिंक सल्फेट में डालने का फायदा, किसी भी न्यूट्रेंट का मतलब इनडायरेक्ट तो है फायदा, डायरेक्ट ऐसा इसका रोल नहीं है। ठीक है, सर उसका मतलब होगा उसके एरिया में इनफ पानी है फॉर कल्टीवेशन। हाँ सही बात है, अगर है तो उसका अच्छे से यूटिलाइज करो, है ना, डन। चलो
आगे बढ़े, किसी को क्वेश्चन है? 21%, ओके। चलो, अच्छे से यूटिलाइज करो पानी का और बचा के रखो पानी को भी। अब आता है बीड मैनेजमेंट। बीड मैनेजमेंट बेसिकली जब हमने क्रॉप को ग्रो कर लिया, सब कुछ हो गया, और अब ये बताओ कि जब आप गेहूं उगा रहे होगे तो कितने दिन बाद आपको वीड देखने को मिलेंगे, यानी खरपतवार का जो आक्रमण है, ठीक है, खरपतवार जो है ये कितने दिन बाद देखने को मिलते हैं। तो एक काम करना, जितनी भी क्रॉप हैं उनमें सब में जो क्रिटिकल पीरियड ग्रोथ का है बीड और क्रॉप का, यानी कि जब आप क्रॉप उगा रहे होगे, प्लांट जब उगाए हो और बीड, इनका आपस में कंपटीशन कम होगा। बीड क्या करते हैं? बीड वो होते हैं, दीज आर द अनवांटेड प्लांट। क्या होते हैं? ये अनवांटेड होते हैं, इनको हम थोड़ी ना उगाते हैं, ठीक है। अनवांटेड ये प्लांट होते हैं, अपने आप खुद से उगते हैं। जब खुद से कोई आएगा तो क्या है, मान चलो खुद से मेहमान जब घर में आपके आते हैं तो क्या, ठूस के खाना खाएंगे, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट ठूस के लेंगे, खूब सेवा करवाएंगे, यानी कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है ये भी खूब अच्छे से करवाएंगे। दूसरा क्या है, एरिया भी खूब अच्छे से ज्यादा कवर करेंगे। आप हो सकता है कि आप क्या है सिंगल बेड पे सो रहे हो, वो आएंगे तो उनको क्या है डबल बेड भी चाहिए, ठीक है। तो सेम क्या है, एरिया भी बहुत ज्यादा कैप्चर करेंगे, न्यूट्रिएंट के लिए भी कंपटीशन करेंगे, और क्या है अपनी ग्रोथ बहुत करेंगे, मोटा जाएंगे, है 15 दिन में मोटे हो जाएंगे, एकदम ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये बीट क्या होते हैं, इसी प्रकार से जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, वही हमारे क्या होते हैं, वीड होते हैं। रिश्तेदार जो आपके होते हैं वही आपके वीड होते हैं। तो सेम इनकी कंपटीशन कब होता है, तो कंपटीशन वीड और क्रॉप को कब देखने को मिलेगा, 30 से 45 दिन पे कंपटीशन देखने को मिलता है। जब 30 से 45 दिन की क्रॉप हो जाएगी तो कंपटीशन मिलेगा दोनों का देखने को। वीड कहेंगे कि नहीं हम खाएंगे, न्यूट्रिएंट को हमें चाहिए, वो कहेंगे, प्लांट कहेंगे हमें चाहिए। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन जो देखने को मिल रही है ये पूछा जाता है हर एक क्रॉप में। देखो अभी तो हर एक क्रॉप में पूछा जा रहा है, जेआरएफ वेआरएफ तक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइस का पूछा गया था अभी जेआरएफ वाले में। अब ये वीट का याद करना कि 30 से 45 दिन बाद हमको सबसे ज्यादा जो क्रॉप वीड कंपटीशन ग्रोथ है देखने को मिलती है, ठीक है। चलो, फिर आता है कौन कौन से बीड है, तो इसमें आपको एक डाइकॉट बीड देखने को मिलते हैं, फिर मोनोकॉट और फिर कुछ सेजेस देखने को मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बीड है ये यही देखने को मिलता है आपका चिनोपोडियम अल्बम, ठीक है। फिर आता है आपका एनागुलिस अर्बेंसिस, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ना याद हो इसको तो याद ही रखना, ठीक है, फ्लेरिस माइनस। इसको हम क्या कहते हैं, गेहूं का मामा, ये मामा इसको कहते हैं, है ना, मैंने बताया रिश्तेदार है तो कहीं ना कहीं मामा भी तो रिश्तेदारी है हमारे, ठीक है। तो फिर इसको गुल्ली डंडा भी कहते हैं, क्या, इसको हम गुल्ली डंडा भी कहते हैं, ठीक है, गुल्ली डंडा कहते हैं। अच्छा, अभी जो एक एसके मलिक साहब है, डॉक्टर एसके मलिक हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया कि जो आपका फ्लेरिस माइनर है ये किसी भी बीडी साइड के लिए काम नहीं कर रहा है। यानी जो पहले से इसमें आइसोप्रिविट्रान हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है, आइसोप्रिविट्रान हम लोग यूज कर रहे थे, उसके लिए ससेप्टेबल हो गया, ठीक है, ससेप्टेबल हो गया। जब डाल रहे हैं तो इसका यूज नहीं कर, मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमने क्या है कुछ बीडी साइड और अपना है, ठीक है। इसमें फ्लेरिस माइनर अब और अभिनव फाटुआ देखने को मिलता है। सेजेस में साइप्रस रोटेंडस और आपका स्कुलर देखने को मिलेगा। मोस्ट जो कॉमन बीड है ये फ्लेरिस माइनर है, जैसे कि आपको बताया मैंने, ठीक है। अच्छा, इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पूछते हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे दिया है, वैसे तो आपको नहीं मिलेगा, कि वीट का प्लांट है, मान चलो ये वीट है, और ये बगल में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इस तरीके से आपका जो फ्लेरिस माइनर सेम दिखते हैं हूबहू, इसीलिए इसको हम क्या है मिमिक्री भी कहते हैं। क्या है इसको मिमिक्री प्लांट भी कहते हैं। वीट का मिमिक्री जो बीड होता है ये आपका फ्लेरिस माइनर देखने को मिलता है, सेम हूबहू दिखता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, अब भाई अब मिमिक्री है तो पहचानो कैसे, ये वीट है, ये आपका फ्लेरिस माइनर है। तो इसकी जो रूट्स होती है यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो क्या होता है, ये आपको रेडिस देखने को मिलता है। कैसा, ये रेडिस देखने को मिलेगी इसकी रूट। अब एक तो है कि आप हर एक प्लांट के पास जाओ, रूट देखो, चेक करके रूट देखोगे, रूट थोड़ी ना चेक कर पाओगे। तो एक और होता है, जैसे जो वीट का प्लांट है ये कैसा होता है, हेलो होता है, हेलो मतलब खोखला, ठीक है। मान चलो स्टेम आपने तोड़ा तो ये खोखला अंदर से होगा, लेकिन ये जो होता है ये कैसा होता है, ये आपका कह सकते हैं कि डफ होता है, ठीक है, टाइट होता है। ये कैसा टाइट होता है, होलो नहीं होता है, ठीक है, होलो नहीं होता। तो इससे पहचान सकते हो, ये आइडेंटिफिकेशन फीचर है, कहीं ना कहीं हो सकता है स्टेटमेंट में बना के दे दे कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन बीट एंड फ्लेरिस माइनर। तो याद रखना, इसमें क्या है, रूट्स अलग दिखती हैं, इसकी रूट्स अलग दिखेंगी और आपकी फ्लेरिस माइनर की रेडिस दिखेंगी। इसका जो स्टेम होता है, स्टेम, इसको कल्म कहते हैं, स्टेम को कहते हैं कल्म, ठीक है। ये जो कल्म होता है CULM, कल्म कैसा होता है, इसका होता है टफ, ठीक है, टाइट होता है, जबकि जो वीट होता है इसका कहता होता है हेलो होता है, ठीक है, याद रखना, रेजिस्टेंट होगा ना, हो गया रेजिस्टेंट अब ये।
हम सेंसिटिव बोल रहे थे। एस के मलिक, टी के मलिक, एस के मलिक, नॉट टी के मलिक। चलो आगे स्लाइड पे दिया ही है मैंने, ठीक है, यहाँ पे दिया गया। अच्छा, अब बीड अगर उपचार करना है, खरपतवार को खत्म करना है, ठीक है, खरपतवार को मारना ही है, तो आप क्या करोगे, कौन से वीडीसाइड्स को यहाँ पे उपचार करोगे उसका? तो पेंडिमेथिलिन का हम लोग यूज करते हैं पहले तो। दूसरा 2,4-D का भी यूज करते हैं, जिसमें एथाइल एस्टर का प्रयोग करते हैं। ये मैंने बोला आपको, जो सेंसिटिव वैरायटी है, जैसे कि 2,4-D के लिए है, बहुत सारी वैरायटी है, HD 2009, जिसको अर्जुन के नाम से जानते हैं, ये कैसी है, सेंसिटिव है। अगर मान चलो अपने इस वैरायटीज में ये डाल दिया, ठीक है, 2,4-D डाल दिया तो खत्म, ठीक है, सेंसिटिव मतलब खत्म। वो वाले बच्चे एक अगर उनको गलती की, एक थप्पड़ मार दो, रो देते हैं, और रो रो के पूरा घर भर देते हैं, वो वाला है सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव, छू दो रोने लगते हैं, है ना। तो वो उसी तरीके से सेंसिटिव होता है ये। कौन सा? तो HD 2009 है, इसको अर्जुन वैरायटी के नाम से जानते हैं। ये सेंसिटिव है, ठीक है, छूने पे ही इसको थोड़ा सा अगर छू गया ये 2,4-D तो खत्म, ठीक है। फिर मैंने अभी बताया आपको, जो फ्लेरिस माइनर है, ये किसके लिए रेजिस्टेंट हो गया है? पता नहीं कौन, पहले मैंने बताया भी नहीं, आप में से कोई लिख रहा था सेंसिटिव। सेंसिटिव नहीं है, रेजिस्टेंट हो गया है। सेंसिटिव तो मैंने बोला भी नहीं कि फ्लेरिस माइनर है, ये रेजिस्टेंट हो गया है, ठीक है, रेजिस्टेंट। अब मान चलो आपके फील्ड में क्या है, फ्लेरिस माइनर है, और आप लेके गए, आपने कहा खत्म करना है आज इसको, तो आप डालोगे क्या, आइसोप्रियूटेरान। लेकिन ये क्या है, पहले से कह रहा है आओ डालो डालो, ठीक है, बताते हैं तुमको, हम और अच्छे से ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंट हो गया, वो वाले बच्चे ना, उनको खूब मारो खूब मारो, अब वो अपना पूरा एकदम, है ना, मिट्टी उट्टी झाड़ के उठ के एकदम मस्त चल देते हैं, वो वाला है, ठीक है। ये रेजिस्टेंट हो गया है फ्लेरिस माइनर। तो रेजिस्टेंट किसके लिए हुआ है? तो ये आइसोप्रियूटेरान, जो अभी तक हम इसको यूज कर रहे थे, इसके लिए क्या है, ये हो गया रेजिस्टेंट। और ये रिपोर्ट किया गया आर के मलिक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, ठीक है, आर के मलिक द्वारा इसको रिपोर्ट किया गया है। तो अब जब भाई इसके लिए रेजिस्टेंट हो गया, तब आप फिर डालोगे क्या? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन करता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वीड है, मिमिक्री वीड है, और बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। तो अब आर के मलिक जो है, उन्होंने कहा है कि सल्फोसल्फ्यूरान का आप लोग यूज कर सकते हो, लगभग एट द रेट ऑफ 20 ग्राम पर हेक्टेयर हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप मेटसल्फ्यूरान, ये सबसे बेस्ट है। अगर गेहूं में आपको कोई बेस्ट हर्बिसाइड या बीडीसाइड आपको देना है, तो आप बिल्कुल इसको रिकमेंड कर सकते हो, मेटसल्फ्यूरान। ये आपको 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप स्प्रे करके यहाँ पे यूज कर सकते हो। याद रखना, मेटसल्फ्यूरान। जीबी पंत के एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अमित भटनागर सर, और ही इज अ वेरी काइंड ऑफ पर्सन, और सच में बहुत अच्छे पर्सन है। तो उन्होंने अभी मेटसल्फ्यूरान से रिलेटेड बहुत सारी वीट पे रिसर्च भी थी उनकी, उन्होंने बताया भी कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। चलो याद रखना, मेटसल्फ्यूरान बहुत अच्छा है वीट के लिए। फिर आती हैं कुछ वेराइटीज, और वेराइटीज का डिस्कशन बिल्कुल बनता है, और वेराइटीज से क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो वीट है हमारा, ठीक है, वीट यानी कि गेहूं की जब हम बात करें, तो इसमें हमने पढ़ा कि डॉर्फिंग पहले कैसे हुआ करता था, बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था। और जब बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था, इसकी ग्रोथ भी अच्छी खासी होती, सब कुछ होता। क्योंकि भाई जब गेहूं को हम उगा रहे हैं, तो कहाँ उगाते हैं हम लोग, किस सीजन में उगाते हैं? ठंडियों में, उस समय हवाएं नहीं चलती, तो अच्छे से एकदम प्लांट बढ़िया ग्रोथ करता। लेकिन जैसे ही हार्वेस्टिंग का टाइम आता, मार्च, ठीक है, मार्च के बाद का टाइम जो होता है, वहां पे हवाएं तेज चलने लगती हैं। हवाएं तेज चलने लगती है, तो जो बड़ा प्लांट होता है वो गिर जाता है, ठीक है, लॉजिंग हो जाती, क्रॉप लॉज कर जाती, गिर जाती है हवा के कारण। तो ईल्ड क्या है, पूरी एकदम हमको कुछ मिल ही नहीं पाता, खत्म हो गया। हमने क्या किया, इसको छोटा कर दिया। हमने छोटा कैसे किया, आप सभी को पता है। लिखिए, कौन कौन सा जीन था गेहूं में, कौन सा जीन था, बताओ, बोलो। सवाल, ये एक सवाल है, एक सवाल नहीं, 2 सवाल लो, फटाक से आंसर दूर करो। आर के मिस टाइप, देख लेते हैं एक बार फिर से, सर का नाम देख लो भाई, जिन्होंने इतना इंपॉर्टेंट काम किया है। बताओ आप लोग फटाफट। नोरिंटन, आर के मलिक ही है, ठीक है, आर के मलिक, आर के मलिक, सीमेंट में साइंटिस्ट हैं ये। आर के मलिक, इसमें क्या लिखा है, आर के मलिक सही तो है, सीमेंट में है, साइंटिस्ट है, ठीक है, सही है, आर के मलिक ही है, नाम में कंफ्यूज मत करना। चलो बताओ, लिख दिया सभी ने, नोरिंटन, 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 बिल्कुल सही, नोरिंटन। सर वेराइटीज बहुत रुलाती हैं एग्जाम में, नहीं रुलाएंगे आज के बाद, ठीक है। मैं हाईलाइट कर दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है, और बता दूंगा क्यों कोई वैरायटी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी, उसके पीछे के रीजन क्या होता है। नोरिंटन बहुत सही, सभी का सही है। नोरिंटन बेसिकली जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये डॉर्फिन के लिए है। हमने नोरिंटन का यूज किया, और जो भी वेराइटीज थी जो जो हमने बनाई, हमने मेथड कौन सा अपनाया था हाइब्रिडाइजेशन के लिए, गोजो मेथड अपनाया था, ठीक है।
गोजो मेथड, यहाँ पे स्पेलिंग इसकी गो ये होता है, ठीक है। ये मेथड अपना के हमने क्या किया, जो नोरिन 10 है ये वैरायटी थी, इससे जीन एक्सट्रैक्ट किया, कौन सी RST1 RST2, और हमने क्या किया सभी में डाल दिया। तो हमने क्या किया प्लांट को डॉर्फ कर दिया, छोटा बना दिया, ठीक है। प्लांट हमने क्या किया डॉर्फ कर दिया, ठीक है। प्लांट जब डॉर्फ कर दिया तो ये क्या हो रहा है, गिर नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे सबसे पहली बार कहाँ किया गया, तो सबसे पहली बार अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसमें बात करें सबसे पहली बार इसको कहाँ किया गया, तो जब नोरिन 10 जो वैरायटी थी, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा था, इसके बाद में ही जो वीट की किल्लत देखने को मिल रही थी, हर जगह प्रॉब्लम यही आ रही थी कि जो प्लांट था ये बड़ा था और गिर जा रहा था। तो सबसे पहली बार R.K. मलिक, जो R.K. मलिक के नाम क्यों आ रहा है, हम बात करेंगे बोरलांग साहब की, ठीक है। तो बोरलांग साहब ने इस पे काम किया और कमर्शलाइजेशन का जो श्रेय ही जाता है कि मतलब गेहूं जो है पूरे विश्व में कैसे कमर्शलाइज हो पाया, तो इन्हीं का श्रेय है कि इन्होंने इतना अच्छा काम करके दिया, इसको क्या है ड्रॉप करके बना के दिया। तो कॉमर्शियल अगर हम यूज करें नोरिन 10 की बात करें कि इसका सबसे ज्यादा कॉमर्शियल यूज किसने किया, तो ये नॉर्मल बोरलांग द्वारा किया गया, ठीक है। और नॉर्मल बोरलांग ने बहुत सारी वैरायटीज डेवलप की, जैसे कि अगर हम लोग बात करें इंडिया में कुछ वैरायटीज हैं जो कि सीधे डायरेक्ट आई थी, जिसमें सोनारा आपका 63 था, लार्मा रोजो था, ठीक है। ये इंडिया में इंड्यूस कराई गई, इंडिया देखो इंडिया में आई 1965 में, ठीक है। डायरेक्ट कल्टीवेशन हमने इसका स्टार्ट कर दिया। लेकिन इंडिया में एक बहुत ही प्रख्यात व्हीट वीडर हुए जिनका नाम था डॉक्टर बीबी पाल, ठीक है। इनको हम व्हीट का वीडर मानते हैं, और व्हीट का वीडर मानते हैं तो ठीक है, बीट का जो हम ब्रीडर मानते हैं इनको बीबी पाल को, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज बाद में डेवलप की। जो बीट में हम वैरायटी डेवलप करते हैं बेसिकली, एक तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया जिसमें हम गोजो मेथड अपनाते हैं, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं इसमें मल्टी लाइन का यूज करते हैं। मल्टी लाइन याद रखना कि मल्टी लाइन होती क्या है बेसिकली, मान चलो हमने 9 से लेके 10 वैरायटीज को, ठीक है, 10 सुपीरियर वैरायटी को आपस में मिला के क्रॉस करा के जो हमने वैरायटी डेवलप की, वही हमारी मल्टी लाइन वैरायटी कहलाती है। वही क्या होती है, मल्टी लाइन वैरायटी होती है, ठीक है। मल्टी लाइन वैरायटी वही हमारी होती है। अच्छा, सोनक एक ऐसी वैरायटी देखने को मिलती है जिसने सोनालिका को रिप्लेस किया था, और ये कैसी थी 2,4-D के लिए ससेप्टेबल वैरायटी आपको देखने को मिल रही थी। एक और अभी बताया था मैंने, ठीक है, कौन सी थी, HD 2009 थी, इसको अर्जुन कह रहे थे। मल्टी लाइन जो बीट में है, ठीक है, ये बैक क्रॉस बीटिंग का मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, इतना आप लोग याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आती हैं वैरायटीज कौन कौन सी है जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस कराई गई, अभी बताया था लार्मा रोजो 64 आपके ए है, सोनारा 64 है, ये इंट्रोड्यूस कराई गई, ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन के लिए 1963 में। फर्स्ट सिंगल जीन वैरायटी की हम लोग बात करें तो लार्मा रोजा हो गई, ठीक है, ये आपकी बायोजेनेरिक वैरायटी है। और सोनारा 64, ठीक है, ये कैसे प्रिपेयर हुई, नोरिन 10 जीन के द्वारा यहाँ पे प्रिपेयर किया गया। फिर आते हैं हमारी स्पीसीज, जैसे कि हम बात करें टिटिकम ड्यूरम में, तो टिटिकम ड्यूरम की बहुत सारी वैरायटीज हैं, इनको आप लोग याद कैसे रखेंगे। एक तो आपकी राज 911 इंपॉर्टेंट है, जयराज ये भी इंपॉर्टेंट है, मालराज ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपकी एक मेघदूत इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी मेघदूत है, आप लोग याद रखना, ये ड्यूरम की है। अच्छा, कुछ टॉलरेंट वैरायटी है, और यही याद तुम लोग ना एक काम करना, यही याद रखना, सेलाइन के लिए इतनी वैरायटी है उनको याद कर लेना, काम बन जाएगा, ठीक है। सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल जो होती है उनके लिए टॉलरेंट वैरायटी आपको देखने को मिलती है, वो कौन सी है, राज 3077, सोनालिका HD 2380, और HD 250, KRL वाला सीरीज जितना भी याद रखना, और जोबनर, ये जोबनर जो लिखा है वो जोबनर यूनिवर्सिटी से निकाली जाती है 667, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। एक ये साल्ट अफेक्टेड के लिए, साल्ट अफेक्टेड में ये के 65 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी देखने को मिलती है, CSA कानपुर के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। और इसके अलावा WH व्हीट हाइब्रिड, यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिली है। लोकबन ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इतनी तो आप याद कर लेना जितना मैंने बताया, जोबनर से बताया 66 वाली सीरीज पूरी आपको याद करनी है, ठीक है। जो हाईलाइटेड है उनको मैंने यहाँ पे आपको टिक कर दिया। फिर आती है सिंगल जीन वैरायटी, डबल जीन वैरायटी और ट्रिपल जीन वैरायटी, तो उनमें आपको याद ही रखना है सिंपल जीन, जो सिंगल आपको जीन देखने को मिल रहा है सिंगल जीन, इसमें लार्मा रोजो 64 आपकी ए है, सुजाता है, गिरिराज है, ठीक है, और सोनालिका है। दूसरी आती है आपकी डबल जीन वैरायटी, डबल जीन में आपका कल्याण सोनारा और HD 2009, जिसको हम अर्जुन कह रहे थे, ठीक है, और HD 2329। अच्छा, ये HD 2329 है, इसका जो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति है, इसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं, याद रखना कि सबसे ज्यादा जो योगदान है, सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है हरित क्रांति में, ये किस वैरायटी का रहा है, तो आप एक आंसर देना, वो देना क्या, HD 2329, ठीक है, HD 2329 आप आंसर देना। चलो, फिर आती है कुछ म्यूटेंट वैरायटी, म्यूटेंट मतलब उत्परिवर्तित, कैसी उत्परिवर्तित, ठीक है, उत्परिवर्तन द्वारा कुछ वैरायटी डेवलप हुई, ठीक है। उत्परिवर्तन ह्यूगर ड्रीबी साइंटिस्ट इसके फादर माने जाते हैं, और इन्होंने कुछ वैरायटी डेवलप की गई थी IRI न्यू दिल्ली के द्वारा, जिसमें सरबती सोनारा आपका है, पूसा लार्मा है,
ठीक है। लोक वन है, बताया था लोक वन सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलती है, ये लेट सोइंग के लिए सूटेबल है। और मालवीय 12 है, ठीक है। इसमें लगभग सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको देखने को मिलती है, किसमें? मालवीय 12 में, ये आपको 15% प्रोटीन देखने को मिल जाती है, ठीक है। कुछ वेराइटीज इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। और कुछ वेराइटीज हैं इनकी बात करें, टाल वेराइटी में 300 आपकी 6 देखने को मिलती है। डबल पर्पज में आपको लगभग बीएल सीरीज की वेराइटी देखने को मिलती है, बीएल 616 आपकी है, KSML 3 है, KLMS 11 है, और भी आपकी वेराइटी देखने को मिलती है। अगर बहुत ज्यादा लेट में अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आप राज 3767 पे जा सकते हो, या PBW सीरीज 340, ये यूपी रीजन के लिए बहुत ही सुइटेबल वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। सुइटेबल यूपी रीजन की आप देखने को मिलेगी ये वैरायटी। आगे बढ़ते हैं, समर में अगर आपको ग्रो करना है, ठीक है, तो इस पे जा सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में जो रिलीज की वैरायटी है उनमें आप याद रखना, एक तो आपको स्वर्णा याद रखना, ठीक है, एक श्रेष्ठ याद रखना, और फिर आपकी आदित्य याद रखना, और आप एक पूषा विशेष याद रखना, ठीक है। पूषा विशेष याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जिनको हाईलाइट किया है उनको तो आप याद ही कर लेना, ठीक है, उनको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, मनीष कुमार मेहर ने लिखा है कि सर वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था इंजुवुका। राइस में भी एक इंजुवुका है, बताऊंगा इंजुवुका कहां से आए, ठीक है। गौजीराव इंजुवुका, जापानी साइंटिस्ट थे गौजीराव इंजुवुका, ठीक है। चलो, ये वेराइटीज देखो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को मैंने हाईलाइट कर दिया है, उनको याद कर लेना, काम हो जाएगा आपका, डन। आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा इरिगेटेड कंडीशन के लिए। अच्छा, ये क्या है? उपज, अच्छा यील्ड हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बताओ पहले, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, तब क्लियर ज्यादा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बताओ, K65 ये जो वैरायटी है K65, ये किस रीजन के लिए? आंसर करो फटाफट, आंसर करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां से निकाली गई, ये भी बताया। दूसरा, ग्रीन जो रेवोल्यूशन है, वैराइटीज रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट वैराइटीज में किसने रोल प्ले किया, ये बताओ। एक अगला क्वेश्चन बताओ, ठीक है, अगला बताओ। सोनक जो वैरायटी है, इसके बारे में क्या याद रखा, आपको क्या याद है? और एक आप बता दो क्वेश्चन हमको, श्रेष्ठ, पूषा श्रेष्ठ THA, पूषा जो श्रेष्ठ है, इसकी 4 वैरायटीज के बारे में बता दो फटाफट, लिख दो सब लोग। याद नहीं हुआ? याद हुआ? सर कोई ट्रिक वैरायटीज के लिए बताएं। वैरायटीज की कोई ट्रिक नहीं है, वैरायटीज का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, याद क्या रखना है। आप सोचो, अगर आपसे कोई वैरायटी पूछ रहा हूं तो मुझे क्या जानना है? मुझे आपका नॉलेज चेक करना है, ठीक है। तो नॉलेज चेक करना बेसिकली, अभी हाल फिलहाल में आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, रिसर्च कर रहे हो, तो आप क्या, हर महीने बहुत सारी वैरायटी निकाली जाती है, लेकिन वैरायटी वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, वो एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई मान चलो अगर बायो फोर्टिफाइड वैरायटी आपने निकाल दी, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसमें न्यूट्रिशन आपने बढ़ाया, उस पर आपने बहुत ज़्यादा काम अच्छा किया, वो ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो देखने को मिलेगी। सभी नहीं, जितनी मैं बताऊंगा उतनी इंपॉर्टेंट है, वही लिख लेना, वो इनसे काम चल जाएगा। नहीं तो फिर आप देखो, वैरायटीज का कोई ऐसा तो कोई सिंपल ट्रिक नहीं है कि याद करा दो सारी वैरायटीज, लेकिन ट्राई करूंगा, अगर कुछ मिल जाता है इंपॉर्टेंट वैरायटीज का एक कोई ट्रिक, तो मैं आपको दे दूंगा, परोस दूंगा आपको, ठीक है। साल्ट अफेक्टेड K65, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। ये कैसी है? साल्ट अफेक्टेड है, बिल्कुल साल्ट अफेक्टेड के लिए। अब बुंदेलखंड का जो रीजन हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो की जाती है, और ये आप CSA से निकाली गई है, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर से निकाली गई है K65, बहुत अच्छी, इसका यूपी रीजन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लगभग 6 क्विंटल तक दे देती है कभी कभी उपज, ठीक है। दूसरी बताओ, ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन सा लिखा था? ग्रीन रेवोल्यूशन में आपने लिखा है कौन सी? अच्छा, HD 2329, बहुत सही, HD 2329 आपने लिखा है, परफेक्ट, सभी का आंसर सही। सोनक के बारे में किस लिखा है किसी ने? सोनक क्या है? 2,4-D के लिए सेंसिटिव है, बहुत सही, 2,4-D के लिए सेंसिटिव है, 2,4-D के लिए सेंसिटिव है। अच्छा, दूसरा नाम बता दो कोई सोनक का कोई दूसरा नाम बता दो, साल्ट अफेक्टेड, बता दो फटाफट। सोनक 2,4-D पूषा श्रेष्ठ लेटेस्ट वैरायटी, बिल्कुल सही। ये कैसी है? IARI के द्वारा अभी वैरायटी निकाली गई, लेटेस्ट है, बहुत सही, ठीक है, लेटेस्ट वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, एक और बता दो, लोक वन, ये क्या है? लोक वन, सोनालिका सोनक, ग्रीन रेवोल्यूशन HD 2329, बहुत सही। चलिए, प्रवीण, सृष्टि, सूरज,
240। सोनक का कोई दूसरा नाम बताएगा? सोनक का? बस 8 मिनट और रहेगा क्लास आपका, ठीक है। तो वैराइटीज इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दी, वहां से आप देख लेना। इल्ड की हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हमारा फाइनली कंक्लूड हो जाएगा क्लास। और इल्ड बेसिकली आपकी बात करें हम, इल्ड आपको लगभग 40 से 45 क्विंटल देखने को मिलती है इरिगेटेड कंडीशन में। अगर आप 6 इरिगेशन करोगे, सब न्यूट्रिशन जितना बताया उतना दोगे, तो लगभग 40 से 45 क्विंटल आपको देखने को इल्ड मिल जाएगी। अगर आप रेन फेड कंडीशन में, यानी कि वर्षा आधारित अगर आप खेती कर रहे हो, ठीक है, आप वर्षा आधारित खेती कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको 20 से 30 क्विंटल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 20 से 25 क्विंटल या 30 क्विंटल देखने को मिल जाएगा। जब आप हार्वेस्टिंग करते हो तो लगभग 20 से 25% मॉइस्चर इसमें होना चाहिए, ठीक है। 20 से 25% आपको मॉइस्चर देखने को मिलता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है? इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100 करके हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो लगभग हार्वेस्टिंग इंडेक्स इसका हमको 25 से 30% देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो सेमी डॉर्फ वैरायटी होती है, इनका लगभग 40 से 45% हमको हार्वेस्टिंग इंडेक्स देखने को मिलता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स अगर आप लोग नहीं पता तो याद रखना, इकोनॉमिक यील्ड क्या होता है हमारा? इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड, ठीक है। आप इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100 करके हम निकालते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक यील्ड क्या है? इकोनॉमिक क्या है? यानी कि ग्रेन, जिससे पैसा मिले, पैसा, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब पैसा। फिर बायोलॉजिकल मतलब पूरा प्लांट, यानी कि जो स्ट्रा मतलब भूसा प्लस ग्रेन, इनको इस तरीके से हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकालते हैं। डोनाल्ड ने दिया था, याद रखना। तो ये 40 से 45 आपको परसेंट देखने को मिलता है सेमी डॉर्फ में। स्टोर करना है आपको तो 10 से 12% जो मॉइस्चर है, अगर ये है सीड ग्रेन के अंदर, तो आप बिल्कुल स्टोर कर सकते हो। अच्छा, फिर आता है सेलिंग परसेंटेज। सेलिंग बेसिकली वीट में सेलिंग की अगर आप लोग बात करोगे तो सेलिंग क्या होता है कि सेलिंग की जो सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, वो मूंगफली में पढ़ते हैं, ग्राउंडनट में पढ़ते हैं। वहां पे जो कवर होता है उसको निकाल देते हैं, दाना निकाल देते हैं, तो वो सेलिंग परसेंट होता है। यहाँ आप याद रखना कि सिर्फ आपका कितना है, 60% आपको सेलिंग इंडेक्स देखने को मिलता है। अच्छा, माइलिंग परसेंट आपको 70 से 74 देखने को मिलता है। और पूछा जाता है कि स्ट्रा और व्हीट, यानी कि भूसे और गेहूं का रेशियो कितना मिलता है। मान चलो आपने गेहूं उगाया 1 हेक्टेयर में, तो आपको अगर यहाँ पे स्ट्रा जो मिलेगा, ये मिलेगा 1:1.5, ठीक है। ये आपको स्ट्रा और वीट का रेशियो देखने को मिल जाता है, ठीक है। वहीं अगर आपकी डॉर्फ वैरायटी है तो 1:1.25% ये आपको देखने को इस तरीके से मिलता है, ठीक है। चलो, इतना क्लियर हो गया? ये देख रहे हो आप, माइलिंग प्रोसेस कर रहे हो, ये आप इस तरीके से भी करते हो। ये पहले के ट्रेडिशनल मेथड हो गया, ये आपका अभी क्या है, ये कन्वेंशनल मेथड हो गया, कन्वेंशनल जो अभी आप फॉलो कर रहे हो। हाँ, बहुत सही, मेधा ने लिख भी दिया है, आप लोग भी लिखा करो, खाली बैठे रहते हो। लिखो फटाफट, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100 इक्वल टू हार्वेस्टिंग इंडेक्स। दूसरा लिखो, 3 चीजें लिखो, 3-4 चीजें लिख डालो कि इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड, ठीक है, इनटू 100 लिख डालो। दूसरा और लिख दो फार्मूला कि ग्रेन यील्ड अपॉन स्ट्रा प्लस ग्रेन यील्ड इनटू 100, ये लिख दो। तीसरा और लिख दो फार्मूला, सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100 लिख दो, ठीक है। लिख डालो फार्मूले, यही सब फार्मूले बना दो, 3-4 खुद से दिमाग से बना दो, ठीक है। ये फार्मूले होते हैं हार्वेस्टिंग इंडेक्स के। पढ़ाया गया, पढ़ चुके हो हार्वेस्टिंग इंडेक्स? सर माइलिंग क्या होता है? माइलिंग आपको राइस में समझाऊंगा, यहाँ पे पूछा नहीं जाता है, उसमें बताऊंगा माइलिंग क्या होता है, पूरा चित्र ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा अभी ठीक है, अभी इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, फिर राइस और इसको कंफ्यूज कर दोगे। उसमें माइलिंग ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्यूरान लेयर की जो लेयर होती है उसको हटाना, ताकि आपको जो चमकता हुआ राइस आप लोग खाते हो व्हाइट वाला। डन। चलो, फिर आता है हमारा पर्लिंग इंडेक्स। पर्लिंग इंडेक्स इंपॉर्टेंट इसमें है। और पर्लिंग इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, ये हार्ड कितना है वीट, ठीक है। ये क्या करता है, हार्डीनेस को डिनोट करता है कि कितना हार्ड है, ये हार्डीनेस बताता है कि इसका फार्मूला याद रखना, ये होता है x माइनस बाई अपॉन x इंटू 100, ठीक है। और यहाँ पे जो x है ये दिखाता है कि वेट कितना है, ठीक है। जो हम यहाँ पे वेट लेते हैं, वेट ऑफ सैंपल लेते हैं, ठीक है। यानी और सैंपल में मान चलो आपने क्या किया, 20 ग्राम आपने गेहूं लिया, आपने 20 ग्राम गेहूं लिया तो क्या हो गया, ये हो गया आपका x, 20 ग्राम गेहूं क्या हो गया x। और ये जो बाई आपका है, ये बाई रिप्रेजेंट करता है वेट जो होता है फाइनल वेट, ठीक है। फाइनल वेट ऑफ ड्राई सैंपल, ठीक है। ड्राई करके सैंपल लेते हैं, तो आपका 20 हो जाएगा। और मान चलो 20 माइनस 18 आया, अपॉन में क्या करोगे आप, x क्या हमारा था, ये हमारा 20 ग्राम था, तो यहां से कितना बचा हमारा 2/20। तो इस तरीके से आप करोगे। तो पर्लिंग इंडेक्स बेसिकली आपको यही याद करना है कि पर्लिंग इंडेक्स क्या बताता है, हार्डीनेस को बताता है कि कितना ज्यादा बीट जो गेहूं कितना हार्ड है, दबाओ दांत के नीचे कितना हार्ड है,
टूट नहीं रहा, दांत टूट गया पता चले, तो हार्डीनेस को डिनोट करता है। फार्मूला याद रखना, ये आपका फार्मूला इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग बात करोगे प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, ठीक है, ये करनाल में देखने को मिलता है, अभी इसका नाम चेंज हो गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस स्लाइड से क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अभी नाम चेंज हुआ है, डायरेक्टरेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल में था, अभी नाम हो गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले, अभी हाल फिलहाल में हुआ है इसका नाम चेंज, ठीक है। फिर आता है लीफ एरिया इंडेक्स। लीफ एरिया इंडेक्स ज्यादा समझना नहीं, लेकिन पढ़ लो। लीफ एरिया इंडेक्स को हम किससे मापते हैं, किससे मेजर करते हैं, तो एक सेप्टोमीटर होता है, इसके द्वारा निकालते हैं, ठीक है। लीफ एरिया मीटर इसके द्वारा निकालते हैं, हैंड होल्ड लीफ एरिया मीटर के द्वारा निकालते हैं। 3 हम इक्विपमेंट यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, सिमिट अभी बताया था, आर के मलिक जो थे इन्होंने सिमिट में काम किया, और इन्होंने जब काम किया बेसिकली क्या किया, व्हीट के बारे में इन्होंने रेजिस्टेंट बताया था कि रेजिस्टेंट हो गया आइसोप्रोटॉन के लिए, ठीक है। सिमिट जो है ये व्हीट और मेज का इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये जो जेनेटिक कह सकते हैं, जेनेटिक जो रिसोर्स होते हैं, मान चलो व्हीट, आज व्हीट है और ऐसा कुछ हो जाए एकदम व्हीट खत्म हो जाए दुनिया से, तो क्या दोबारा व्हीट उगा पाओगे? बिल्कुल उगा पाओगे। हमने क्या किया, उसका जो जेनेटिक है, जेनेटिक्स हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, जीन बैंक जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जीन बैंक में उसको स्टोर करके रखा है, ताकि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो दोबारा से भी हम ग्रो कर पाए, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन का काम करता है आपका सिमिट। डन। चलो, तो हमारा व्हीट खत्म हो गया, और होमवर्क आपका यही रहेगा, समरी। बेसिकली हमने जो व्हीट है, ठीक है, हमारा व्हीट है, इसको मैंने पूरा डिस्कशन कर लिया। और सुनो, व्हीट हमने पूरा कर लिया है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने हाईलाइट भी कर दी हैं, ठीक है। आप सभी लोग इसका रिवीजन कर लेना, और साथ साथ जो इसकी डिजीज है, ठीक है, डिजीज जो है, डिजीज प्लस जो पेस्ट पोर्शन है वो मैम कराएंगी, ठीक है, वो आपको मैम करवाएंगी, ठीक है, याद रखना, डिजीज और पेस्ट मैम कराएंगी इसकी। सर एक क्रॉप 2 दिन चलेगा तो सारे क्रॉप कब खत्म होंगे? सारे क्रॉप जल्दी से जल्दी खत्म होंगे, एक दिन में 2-2 क्रॉप खत्म होंगे। लेकिन अभी क्योंकि जो व्हीट है, राइस है, ये आपको 2 दिन लगाएंगे, 2 नहीं, इसमें तो लगते हैं कम से कम 5 घंटा लगता है इस क्रॉप को खत्म करने में। लेकिन फिर भी मैं तेज करवा दे रहा हूँ आपका क्योंकि एग्जाम नजदीक है, ठीक है। तो याद रखना, पेस्ट और डिजीज मैम करा देंगी, और पूरा प्रोसेस हो गया। आपको होमवर्क यही है कि एक बार आप लोग कल आना, तो होमवर्क में आप क्या है, रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। रिवीजन करके सभी लोग आ जाना पूरी क्रॉप का। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कुछ आपको एमसीक्यूज करवा लूंगा कल, ठीक है, कुछ एमसीक्यू जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको करा लेंगे, और फिर हम अपना दूसरा क्रॉप स्टार्ट करेंगे जो कि रहेगा राइस। तो थैंक यू सभी को, ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही क्लास करते रहो, कोई डाउट हो बिल्कुल क्लास में आओ और लाइव, ठीक है, लाइव अपने क्लास को अटेंड करो और डाउट्स को क्लियर करो, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत भौकाल था मास्टर साहब मास्टर साहब मत कहो, मैं कितना छोटा हूं देखो, ठीक है। डन एवरीवन, ओके, सो क्लियर, सब कुछ हो गया, डिजीज मैम करा देंगी। सो चलिए जाइए और एक बार 5 मिनट का रिकेप लीजिए, इसको आप रिकेप ले लेंगे और कल आएंगे, मैं आपको एमसीक्यूज करवा दूंगा। सो हमारी कल ही एकदम कतई कहते नहीं 100% हमको क्रॉप पता चल गई, सब कुछ बदल गया, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे। ख्याल रखिए खुद का और पढ़ाई को रेगुलर कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है।